बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज के लाइव सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज़ 24 मई 2022 एंड इट इज़ ट्यूसडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करें कि आज के दिन जो है ओवरऑल जो है मार्केट की क्या पोजीशन रही, खासतौर पर KC 100 इंडेक्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो आज के दिन मार्केट की क्लोजिंग हुई 41,950 की। तकरीबन जो है 489 पॉइंट मार्केट जो है वो डाउन क्लोज हुई। वॉल्यूम्स की बात करते हैं, तकरीबन 76 मिलियन का जो है वो काम आज के दिन जो है वो देखा गया। आज के दिन KC 100 इंडेक्स ने जो हाई लगाया था दैट वाज 42,637 का, और जो लो लगाया 41,915 का मार्केट ने जो है वो लो लगाया ये। इसके अलावा आज अगर मार्केट की मूवमेंट की बात करते हैं तो पहले तकरीबन 5-10 मिनट तो मार्केट ऊपर नीचे ही जो है वो मूव करती रही, पॉजिटिव भी रही शुरू में, और फिर तकरीबन जो है वो आधे घंटे के बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है फिर सेलिंग प्रेशर आता गया। और फिर ये सेलिंग प्रेशर जो है थ्रू आउट द डे जो है वो कंटिन्यू रहा, और तकरीबन मार्केट ने जो अपना डिप लगाया था 41,915 का, वो तकरीबन आखिरी आखिरी टाइम 3 बजकर 28 मिनट के करीब करीब, और उसके बाद थोड़ी सी जो है वो फिर कुछ पॉइंट की रिकवरी जो है वो देखी गई है। आज के दिन के अगर हम लोग वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं जिनमें PRL, सिल्क, इसके अलावा TPLP, GGL और सी एनर्जी जो है वो शामिल है ये। आज के दिन के कोई अगर रिजल्ट वगैरह की बात करते हैं तो कोई ख़ास रिजल्ट जो है यहाँ पर हमें जो है उस तरह नज़र नहीं आ रही है। बोर्ड मीटिंग की बात करते हैं तो कल के दिन कोई ख़ास बोर्ड मीटिंग नहीं है, अलबत्ता परसों जो है वो होंडा कार की जो है वो मीटिंग हमें नज़र आ रही है ये। आज के दिन जो है अगर हम लोग इंडेक्स का ओवरव्यू करें, जैसे ओवरऑल मार्केट नेगेटिव है तो इंडेक्स भी हमें नेगेटिव ही नज़र आएगा। आज के दिन तकरीबन 17 कंपनीज जो है वो पॉजिटिव रही, 70 कंपनीज जो है वो डाउन रही, और 30 कंपनी ऐसी थी जो अनचेंज रही है। आज के दिन जो है KC 100 इंडेक्स की अगर हम लोग बात करते हैं, खासतौर पर सेक्टर वाइज बात करते हैं तो खासतौर पर कमर्शियल बैंक में सिर्फ बी बैंक जो है आज थोड़ा पॉजिटिव रहा, बाकी सारी तकरीबन कमर्शियल बैंक जो है वो नेगेटिव रही। फर्टिलाइजर सेक्टर भी आज सारा प्रेशर में रहा। इसके अलावा ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में POL के अलावा जो है बाकी सारी तकरीबन नेगेटिव रहे। सीमेंट तकरीबन सारे ही नेगेटिव है। IT सेक्टर में जो है वो TRG और इसके अलावा PTC वगैरह जो है पॉजिटिव है, सिस्टम नेगेटिव है। पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन तकरीबन सारे ही नेगेटिव है। ऑटोमोबाइल असेंबलर भी हमारा नेगेटिव ही नजर आ रहा है। स्वाइटिस मोटर के केमिकल भी तकरीबन इसी तरह ही है, सेलिंग प्रेशर वहाँ पर भी रहा। ऑयल एंड गैस तकरीबन हमारा सारी सेक्टर में जो है आज के दिन नेगेटिविटी जो है वो दिखेगी मैक्सिमम। वॉल्यूम्स की जैसे हमने बात की, आज के दिन जो वॉल्यूम लगे कल की निस्बत कदरे बेहतर वॉल्यूम थे, लेकिन ओवरऑल अगर हम लोग एवरेज वॉल्यूम बात करते हैं तो एक तो एवरेज भी दिन ब दिन जो है वो कम होती जा रही है। जैसे कुछ दिन पहले 100 मिलियन से ऊपर का काम चला गया था, अब तकरीबन एवरेज हमारी होगी है 83.069 मिलियन का जो है वो एवरेज 5 दिन की चल रही है ये। उस एवरेज की निस्बत जो है आज का जो वॉल्यूम लगा 76, वो भी तकरीबन बिलो एवरेज जो है वो आज वॉल्यूम देखने को नजर आया ये। मार्केट मैप को देख लेते हैं कि आज के दिन खास तौर पर जो है ना परसेंटेज वाइज और वॉल्यूम वाइज कौन से स्टॉक ऊपर गए और कौन से नीचे आई है। तो आज के दिन जो है खास तौर पर परसेंट। अस्सलाम वालेकुम, आई एम काजी नबील। मैं यहाँ पर airschool.com में आपके लिए लाया हूँ स्टॉक मार्केट के लिए जो काम करना चाहते हैं एक बिगिनर कोर्स। अगर आप हाउस वाइफ हैं या हाउस जॉब कर रहे हैं या इसके अलावा आप कोई भी किसी बिजनेस से वाबस्ता है या कहीं भी आप मुलाजमत करते हैं, आप चाहते हैं एक साइड अर्निंग का कोई बिजनेस आपका होना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि स्टॉक मार्केट इज द बेस्ट साइड वे बिजनेस। आप इसको फुल टाइम भी कर सकते हैं और साइड बाय साइड किसी और काम के साथ भी कर सकते हैं। और ये ऐसा काम है कि आपके मोबाइल पर यानी ऑनलाइन आप इसमें काम करते हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां पर लोग बेतहाशा पैसा कमाते हैं। सिर्फ यहाँ पर जिस चीज की कमी है वो सीखने की कमी है। हम लोग बगैर सीखे इस कारोबार में आते हैं। शायद यही वजह है कि बहुत से लोगों से आपने सुना होगा कि स्टॉक मार्केट में हमें नुकसान होता है। दुनिया का कोई भी कारोबार बगैर सीखे नहीं आ सकता, तो आप लोग खुद सोचे कि स्टॉक मार्केट का कारोबार बगैर सीखे कैसे आ सकता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हैं, और आपको इंटरेस्टेड होना भी चाहिए क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जिससे आप बेतहाशा पैसा कमाते हैं और इस बिजनेस से आपका मुल्क पाकिस्तान भी तरक्की करता है।
तो ऐसे में ये जो बिगनर प्रोग्राम है जहां पर आपको सिखाया जाएगा कि कहां पर आपने अपना अकाउंट ओपन करना है, कैसे ओपन करना है, कौन सा ब्रोकर आपने चूज करना है, अकाउंट ओपन के बाद आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, चार्ट एनालिसिस क्या होते हैं, कैंडलस्टिक्स क्या होती है, टेक्निकल्स क्या होते हैं और फंडामेंटल्स क्या होते हैं, और खास तौर पर जो साइकोलॉजिकल बिहेवियर होता है वो क्या रखना पड़ता है स्टॉक मार्केट का काम करते हुए या काम करने से पहले। तो जितनी भी बेसिक चीजें ऑलमोस्ट वो सारी हमने कवर की हैं, और इसलिए आप देर ना करें और airschool.com में जो अभी हमने कोर्स लॉन्च किया है बेसिक कोर्स, उसको इनरोल करें और गेट रेडी हो जाए पैसे कमाने के लिए। आपका मैं मुंतज़िर रहूंगा। अस्सलाम वालेकुम। स्टेज वाइज और वॉल्यूम वाइज जो है टीआरजी, सिल्क बैंक, पीआरएल, पाकिस्तान रिफाइनरी, टीपीएल प्रॉपर्टीज लिमिटेड जो है ये आज बेहतर रहा। पेंथर टायर जो है आज इसने भी थोड़ी सी पॉजिटिविटी दिखाई। इसके अलावा नेगेटिव में अगर कोई रहा तो मैपल लीफ, एफसीसीएल, डबल जीएल, जी टेक, यूनिटी, डब्ल्यूटीएल सिस्टम, एयरलिंक, ये काफ़ी प्रेशर के साथ जो है ये नीचे आए, काफ़ी परसेंटेज ज़्यादा। आयशा स्टील हो गया, ईपीसीएल, इत्तेफाक, मुगल, ये जो है परसेंटेज वाइज जो है वो ज़्यादा नीचे आएगी। इसके अलावा जो है आज के दिन अगर हम लोग पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं कि सेलिंग और बाइंग जो है वो किसकी तरफ से आज के दिन देखेगी। ओवरऑल जो है सेलिंग फॉरेन की तरफ से जारी है, तकरीबन 0.511 मिलियन डॉलर की सेलिंग फॉरेन की तरफ से हुई, जिसमें फॉरेन कॉरपोरेट्स और ओवरसीज पाकिस्तानी सर फहरिस्त है। ये लोकल की तरफ से जो है वो कुछ बाइंग देखी गई, जिनमें खासतौर पर इंडिविजुअल्स की तरफ से, बैंक्स की तरफ से, अदर ऑर्गेनाइजेशन, ब्रोकर फर्म्स और इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से बाइंग नजर आई है। सेलिंग जो है नजर आई लोकल में से म्यूचुअल फंड की तरफ से, एनबीएफसी और कंपनीज की तरफ से ओवरऑल जो है वो सेलिंग जो है वो देखी गई है। अगर हम लोग केसी हंड्रेड इंडेक्स की बात करते हैं कि केसी हंड्रेड इंडेक्स जो है वो आज हमें कैसा दिखाई दे रही है। फिलहाल जो है जैसे लास्ट टाइम जो खास तौर पर मार्केट की एक सपोर्ट की हमने बात की थी, एक तो लेवल इसको हम कई दफ़ा जो है वो डिस्कस कर चुके थे कि मार्केट तकरीबन अपने इस जोन के अंदर जो है ये मूव कर गई है। इस जोन को जो है वो हमने ड्रा भी किया था, तकरीबन ये जोन था मार्केट का। आज उस जोन से भी मार्केट जो है वो नीचे आ चुकी है, यानी उसने एक छोटा सा नीचे का ब्रेक डाउन जो दिया। ऑल्दो जो है वो पिछले 15-20 दिन से वॉल्यूम लो है, लेकिन कम अज़ कम इस जोन में जहाँ पर ये इससे पहले काफ़ी दिन तकरीबन इस जोन के अंदर मार्केट मौजूद थी, यानी तकरीबन अगर हम बात करें तो 10 मई के बाद से मार्केट जो है वो 23 मई तक के जो 10-12 दिन वर्किंग डे बनते उसके अंदर यानी जोन के अंदर मार्केट मूव कर रही थी। आज के दिन वो लेवल भी मार्केट ने जो है वो डाउन कर दिया, यानी कि नीचे आ गई, उस लेवल से ब्रेक डाउन हो गया ये। आज को अगर हम लोग यहाँ पर इसकी लाइन ड्रा करके भी देखें कि जो खास तौर पर जहाँ पर मार्केट आज के दिन क्लोज हुई है, तो वो ये लेवल भी मार्केट की एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट थी, जिसको कल भी हमने डिस्कस किया था। अगर मार्केट इस लेवल से अगर नीचे आती है तो यहाँ पर एक अच्छी सपोर्ट है। जैसे यहाँ पर ये जो लेवल था तकरीबन 26 अक्टूबर 2020 को, ये वो लेवल था जहाँ पर इससे पहले मार्केट ने यहाँ ऐसा रेजिस्टेंस के तौर पर जो है वो काम किया था। ये 26 अक्टूबर 2020 की बात हो रही है, तकरीबन आज से 1.5 साल पहले की बात हो रही है ये, बल्कि ज़्यादा टाइम हो गया होगा ये। तो उसमें मार्केट तकरीबन इसी लेवल पर आई थी, 41,939 के राउंड अबाउट ये जो है वो लेवल बनता है। और आज तकरीबन मार्केट ने उस लेवल को यानी कि उस रेजिस्टेंस पॉइंट को एज अ सपोर्ट के तौर पर जो है वो आज पहली दफ़ा जो है वो इसको टेस्ट किया इसने ये। तकरीबन जो है अगर हम लोग बात करते हैं जब से मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट दिया था, इस लेवल का ब्रेकआउट दिया था 2 दिसंबर 2020 को, ये इसका ब्रेकआउट निकला था यहाँ से, और इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने फिर अपना एक हाई लगाया था जो तकरीबन 48,000 जो है वो 932 के राउंड अबाउट जो है ये जो हाई लगा ये। और ये वो हाई है जो पिछले जो खासतौर पर जो साबका गवर्नमेंट थी उसके दौर में अगर स्टॉक मार्केट ने अपना हाई लगाया था वो यही वाला हाई था, ये 48,932 का ये पिछली हुकूमत का जो है वो हाई लगा हुआ है ये। तो इसका हाई तब लगा था जब मार्केट ने इसी लेवल को यानी यहीं से मार्केट ने अपना जब ब्रेकआउट दिया था, और उसके बाद फिर मार्केट जो है कुछ टाइम के बाद उसने यहाँ 18 जनवरी जो है 18 जून 2021 को तकरीबन इस लेवल का जो है वो फिर मार्केट ने अपना हाई लगाया ये। फिर उसके बाद से हमने मार्केट के अंदर करेक्शन देखी और तकरीबन फिर मार्केट उसी लेवल पर आ गई जहाँ पर कभी मार्केट की एक अच्छी सपोर्ट जो है वो होती थी ये। तकरीबन ये उसी रेंज के अंदर मौजूद है। तो अब आगे देखना पड़ेगा
कि आगे आने वाले दिनों में क्या ये सपोर्ट जो है ऐसा जो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर ये काम आती है, या आने वाले दिनों में ये सपोर्ट भी जो है ये मार्केट की ब्रेक हो जाती है ये। और अगर आने वाले दिनों में ये मार्केट की सपोर्ट ये भी ब्रेक हो जाती है तो फिर इसके नीचे के लेवल फिर हमें ढूंढने पड़ेंगे कि वो कौन से लेवल हो सकते हैं। फिर तकरीबन जो नेक्स्ट लेवल होगा ऑलमोस्ट ये वाली रेंज आ जाएगी मार्केट की 40,937, यानी तकरीबन 1,000 पॉइंट और मार्केट के अंदर से फिर निकलने की गुंजाइश जो है वो भी नजर आ जाएगी। यानी अगर इस लेवल से मार्केट नीचे आ गई तो तकरीबन 1,000 पॉइंट मजीद भी मार्केट के अंदर फिर निकलते हुए हमें नजर आ सकते हैं ये। लेकिन जैसे कि हम लोग बार बार ये भी बात कर रहे हैं कि ओवरऑल वॉल्यूम जो है मार्केट के अंदर इंतहाई लो वॉल्यूम है ये। तो ये जो लो वॉल्यूम होते हैं इनको जरा से भी अगर अच्छे वॉल्यूम मार्केट के अंदर जनरेट होना शुरू हो जाए तो बहुत तेजी के साथ फिर मार्केट जो है फिर रिकवरी की तरफ जाती है ये। यानी कि ये छोटे छोटे से वॉल्यूम है, यानी इन वॉल्यूम से ज्यादा, यानी इन वॉल्यूम को मतलब है कि ये जो पैसा लगा यहाँ पर और मार्केट को नीचे गिराया गया, ये सेलिंग वॉल्यूम है ऑलमोस्ट, जिस वजह से मार्केट ओवरऑल नीचे आई है। तो अगर थोड़ा सा अच्छा बाइंग वॉल्यूम आ जाए, अच्छा इन्वेस्टर कोई आ जाए मार्केट के अंदर और अच्छे अच्छे वॉल्यूम जनरेट होना शुरू हो जाए तो ये सारे जो छोटे छोटे वॉल्यूम की कोई अहमियत नहीं रहती और फिर मार्केट बड़ी तेजी के साथ ऊपर जाती है ये। जब भी स्टॉक मार्केट नीचे आती है उसमें आप देखेंगे कि छोटे छोटे वॉल्यूम की वजह से अगर मार्केट नीचे आती है तो जरा से बड़े वॉल्यूम जो ही जनरेट होते हैं, जैसे यहाँ पर आप देखें जरा से बड़े वॉल्यूम जनरेट हुए तो केसी ने डायरेक्ट उठ के जो है वो ऊपर चला गया ये। फिर नीचे आई मार्केट यहाँ पर, लेकिन वॉल्यूम यहाँ पर ऑलमोस्ट लो हो गए, काफी छोटे हो गए इनकी निस्बत एज कम्पेयर टू दिस प्रीवियस वन की निस्बत। लेकिन जो ही जरा से अच्छे वॉल्यूम जनरेट होना शुरू हुए तो इंडेक्स ने ऊपर जाना शुरू कर दिया ये। फिर इसके बाद जब मार्केट यहाँ से इसे छोटी सी करेक्शन की इस लेवल की, यहाँ पर वॉल्यूम फिर नीचे ऐसा था श्रिंक करते गए ये। लेकिन यहाँ से जब मार्केट फिर ऊपर इसका मूड बना तो वॉल्यूम अच्छे अच्छे बनना शुरू हो जाते हैं। तो उम्मीद यह है कि जब भी मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगी किसी भी पॉइंट से, चाहे यहाँ से रिवर्स करे या यहाँ थोड़ा सा नीचे से आके रिवर्स करे, जहाँ से भी मार्केट रिवर्स करेगी वहां पर उम्मीद है कि इस तरह के अच्छे अच्छे वॉल्यूम जो है वो जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। और जब इस तरह के वॉल्यूम जनरेट होना शुरू हो जाएंगे तो एक जो है वो हम कह सकेंगे कि अब मार्केट के अंदर जो है वो जो है सेलिंग प्रेशर जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया, या डाउन ट्रेंड जो है वो खत्म हो गया ये। इसको आप यहाँ से भी कंपेयर कर सकते हैं, जैसे इसको 2017 से जब मार्केट नीचे आई थी ये तकरीबन जिसने करेक्शन ली थी तो उसमें भी आप देखिए 2017 से मार्केट करेक्शन होकर यहाँ नीचे आई। तो 2017 से लेकर और ये जो मार्केट ने तकरीबन डिप लगाया था 26 अगस्त 2019 को, ये सारी करेक्शन का जो वॉल्यूम है वो भी कदरे लो वॉल्यूम आपको नजर आ रही है। लेकिन जब उसके बाद मार्केट उठी तो अच्छे वॉल्यूम जो है वो मार्केट के अंदर जो है वो जनरेट होना शुरू हो गए। यहाँ पर मार्केट पहुंची, फिर कोविड की वजह से एकदम मार्केट के अंदर डिप आई, वॉल्यूम फिर भी अच्छा था, उतना भी बेहतर नहीं था लेकिन थोड़ा सा वॉल्यूम कदरे बेहतर है। लेकिन ये जो है वो एक आर्टिफिशियल सी डिप थी, फेक डिप इसको हम कहा जाता है। और इसके बाद फिर वॉल्यूम जनरेट हुए नीचे और फिर मार्केट ने यहीं से तकरीबन 28,000 से चलना शुरू किया था। और इन अच्छे वॉल्यूम की निस्बत अब ये वाले वॉल्यूम का साइज देखें और इससे पहले जब मार्केट नीचे आ रही थी पिछले 2-3 साल से उसका साइज देखें ये आप। तो अब यानी यहाँ पर अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि जो पिन पॉइंट है इसको मैं अब कंक्लूड कर रहा हूँ कि जो 2017 से लेकर यहाँ तक कि अगर हम लोग बात करें मार्च 2020 में इन छोटे छोटे वॉल्यूम की वजह से मार्केट तकरीबन 3 साल नीचे आई। लेकिन उसके फौरन बाद ही जो ही अच्छे वॉल्यूम जनरेट हुए तो तकरीबन 3 साल की करेक्शन और मार्केट ने फिर यहाँ पर तकरीबन अपना हाई लगाया 21 जून 2021 को और चलना शुरू किया था इसने तकरीबन 1 अप्रैल 2020 को। तकरीबन एक साल के अंदर अंदर ही मार्केट ने वो सारे पॉइंट जो यहाँ से लूज किए थे वो तकरीबन काफी हद तक उसने वो पॉइंट गेन किए ये। 48,900 के करीब पहुंची, जो हाई लगा हुआ था वो लास्ट टाइम 53,000 का लगा हुआ था। सिर्फ तकरीबन 3-3.5 हजार पॉइंट का बीच में फर्क रह गया या 4,000 का फर्क रह गया। लेकिन मार्केट ने जरा से अच्छे वॉल्यूम जनरेट होने की वजह से वो बहुत जल्दी टाइम में और ज्यादा जल्दी यानी मार्केट ने वो सारे पॉइंट अपने रिकवर किए। तो उम्मीद यही है कि फिलहाल जैसे ये लो वॉल्यूम ट्रेड कर रहे हैं, जो जो आगे वक्त गुजरता जाएगा और जरा से हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे और जरा से अच्छे वॉल्यूम जनरेट होंगे तो इससे कम टाइम में मार्केट जो है वो फिर जल्दी रिकवर करेगी। ऐसे अभी तकरीबन जो करेक्शन चल रही है जून 2021 से करेक्शन चल रही है और अभी आ गया तकरीबन मई 2022। तो अभी तकरीबन एक साल जो है वो ऑलमोस्ट अगले महीने कंप्लीट होने वाला है इस करेक्शन में, जो अभी तक ये करेक्शन चल रही है ये। इससे पहले जो हमने करेक्शन देखी थी वो तकरीबन 2017 से लेकर 2019 तक जो है वो चलती रही, तकरीबन 2-2.5 साल की ये करेक्शन थी ये। और अभी ये तकरीबन साल तकरीबन ये हो चुका है, ये हो सकता है 6 महीने और ये करेक्शन चले या 3 महीने चले या हो सकता है साल और चले।
यानी कि जैसे पहले 2 साल करेक्शन चली और यहाँ पर भी तकरीबन अभी इसको जो है वो साल तो हो चुका है ये, लेकिन यहाँ पर और यहाँ पर हमें थोड़ी पॉलिटिक्स को भी जो है वो देखना पड़ेगा। यहाँ पर 2017 में इलेक्शन जो है वो पिछली हुकूमत खत्म हुई थी, नई हुकूमत के लिए इलेक्शन शुरू हो गए थे, इलेक्शन कैंपेन हुई थी। 2018 में नई हुकूमत आ गई थी और एक स्टेबल गवर्नमेंट यानी तकरीबन आ गई थी, जिसको पता था कि मैंने 5 साल पूरे करने हैं। उसके हुकूमत के बीच में यानी डिप हुआ, जब यानी उस हुकूमत का दरमियान हुआ तो मार्केट ने अपना बॉटम लगा दिया था और फिर उसके बाद मार्केट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रिकवर करना शुरू हो गई थी। फिर अब यहाँ पर भी तकरीबन ये जब करेक्शन चल रही है और अभी ये हुकूमत जो नई आई है वो नई नई हुकूमत है, हो सकता है 3-4 महीने मजीद इसी तरह का करेक्शन फेज चले जब इस हुकूमत का दरमियान आ जाए, मिड आ जाए। अगर इस हुकूमत ने तकरीबन 1.5 साल पूरे करने हैं तो जो 6-7 महीने जब गुजर जाएंगे तो मार्केट इसका तकरीबन मिड आ जाएगा, तो मिड के बाद भी हो सकता है फिर ये करेक्शन कंप्लीट हो। यानी इसका कोई खास अंदाजा तो नहीं लगाया जा सकता कि इसकी करेक्शन कब कंप्लीट होगी। ये जून से करेक्शन चल रही है और अभी तक तकरीबन 11 महीने हो चुके हैं और ये करेक्शन अभी भी चल रही है, लेकिन लो वॉल्यूम के साथ करेक्शन है। जो ये करेक्शन कंप्लीट होगी वॉल्यूम अच्छे जनरेट होंगे और ये सारे पॉइंट जो है जो अभी तक गिर चुके हैं जून 2000 जो है वो 21 से वो सारे रिकवर फिर होंगे ये। जी नासिर तुफैल साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम जी। काजी साहब, आज जो मार्केट गिरी है 389 पॉइंट्स, उसमें ये कि मैंने देखा कि शेयर्स जो है ना इतने ज्यादा गिरे नहीं। पॉइंट्स जो देखा जाए तो जैसे फॉर एग्जांपल है रिफाइनरीज हैं, दोनों जो नेशनल रिफाइनरी और अटक रिफाइनरी, वो स्टेबल रही। मैं पहले सोच रहा था कि इनको ना मैं निकाल दूं, तो फिर मैंने कहा ये तो बड़ी नीचे जा रही है मार्केट, देखता हूँ क्या चक्कर है। तो मैंने फिर निकाले नहीं क्योंकि ये स्टेबल रहे, माइनस में भी ये दोनों रिफाइनरी स्टेबल रहे, मैंने फिर होल्ड कर दिया इसको। और दूसरी बात ये है कि मैंने देखा कि आजकल पार्टिसिपेंट बहुत कम है। क्या लोग बहुत मायूस हो गए क्या? 48 पार्टिसिपेंट पहले होते थे 90, और जो हैंड रेस जो कर रहे हैं वो मुश्किल से, ये मैं एक दो ही लोगों का मैंने देखा है। तो मेरा ख्याल लोग काफी मेंबर्स है ना मायूस है, वो इतना इतना पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। जी जी सर जी सर। बिल्कुल। जी जो आपकी बात है कि आज के दिन जो है वो रिफाइनरी सेक्टर जो है वो कतरे बेहतर बिल्कुल ऐसे ही है। आज के दिन जो है ख़ास तौर पर अटक रिफाइनरी और नेशनल रिफाइनरी ने जो है वो बिल्कुल आज के दिन पॉजिटिव, इवन कि पीआरएल के अंदर भी जो है वॉल्यूम देखा गया ये। पिछले हम काफ़ी दिनों से देख रहे हैं कि जो रिफाइनरी सेक्टर है ख़ास तौर पर वो काफ़ी जो है एग्रेसिव जो है वो मूव कर रहा है ये। वो वॉल्यूम भी उसके अंदर अच्छे जनरेट हो रहे हैं, चाहे वो पीआरएल है, चाहे वो अटक रिफाइनरी है, चाहे वो नेशनल रिफाइनरी है ये। जैसे मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, इस हुकूमत के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा वो ऑयल जो है वो खासतौर पर पेट्रोल से रिलेटेड ये सारे मामलात हैं। जो है जिस तरह इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ी हैं तो उसको ओवरकम करने का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो तरीकाकार है वो यही है कि आप अपनी रिफाइनरी को इस काबिल करें कि वो एक तो ज़्यादा से ज़्यादा तेल जो है वो रिफाइन कर सकें, और ख़ास तौर पर जो हम आगे पीछे मुल्कों से अगर तेल मंगवाते हैं तो वो फौरी तौर पर किसी तरीके से रेडी हो जाएगी। तब ये पेट्रोल का मसला जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो कम हो सकता है ये। तो रिफाइनरी अगर आपके पास पड़ी हुई है, चाहे अटक रिफाइनरी है चाहे नेशनल रिफाइनरी है, तो बेहतर यह है कि यहाँ पर बेचे ना बल्कि और ले लेंगे। जैसे अटक रिफाइनरी यहाँ पर काफ़ी अच्छा एक ग्राउंड बना रही है, तकरीबन 130 से लेकर जो है 170 के बीच बीच में यहाँ पर ये अपने कदम जमा रही है, और अभी भी जिस रेंज में ये मूव कर रहा है ऑलमोस्ट 145 से लेकर और 155 के बीच में, ये यहाँ पर जो है ना इसकी पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन नज़र आ रही है। तो जब तक कोई बड़े वॉल्यूम के साथ मार्केट नीचे नहीं आती तब तक लगता नहीं है कि अटक रिफाइनरी या नेशनल रिफाइनरी ज़्यादा नीचे आएंगे। और यहाँ से अगर मार्केट थोड़ी सी रिकवर करना शुरू होगी तो ये पहली फुर्सत में ये तीनों रिफाइनरी जो है, नेशनल रिफाइनरी, अटक रिफाइनरी और पीआरएल, ये जल्दी जो है ये बाउंस बैक जो है वो करेगी ये। बाकी बिल्कुल आपकी बात सही है, वो मोस्टली यही है कि लोगों के पैसे जो है वो काफ़ी हद तक ट्रैप हुए हुए, मार्केट डल है ओवरऑल। तो जब ये मार्केट चलेगी तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लोगों का कॉन्फिडेंस भी बहाल होगा, और फिर जो है वो मेंबर जो है वो जूम में जो है ना ज़्यादा लोगों को शौक आएंगे। आप यानी कि वही सवाल होते हैं तकरीबन मोस्टली मैसेज से भी पूछ लेते हैं, और होता ये भी है कि आप बार बार वही सवाल क्या पूछें। मार्केट ओवरऑल जो पोजीशन है वो डल पोजीशन है, तो इसमें सुन लेते हैं मैक्सिमम लोग जो है उनकी यही होता है कि आपका जूम सेशन जो है वो सुन लेते हैं तो हमें तसल्ली हो जाती है बस ये। जी मोहम्मद नईम साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। वालेकुम अस्सलाम। सर आवाज़ नहीं आ रही है आपकी।
प्लस 489 माइनस मार्केट हुई है। आवाज नहीं आ रही सही, आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। हेलो हेलो, जी हमारी जी जी, जरा माइक पास रखिए ना। माइनस मार्केट हुई है। ये सर एडवर्ड आपने कहा है कि 160 तो सेल एडवर्ड जी 153 तक गया नीचे, उसके बाद ऊपर ये 160 के अंदर ही होता है, तो मैं इसको निकाला नहीं आता, 150 तोड़े 60 तोड़े तो फिर इसको जी सेल आउट कीजिएगा, उनको तोड़ा नहीं जी होता। जैसे छोटा गंदा वो 58 60 में होता है, जी मतलब इसको रिप्लेस करना ऑक्टोपस से। जी आ, जी इसको मैं देख लेता हूँ ना कि फिलहाल इनकी क्या पोजीशन चल रही है। जैसे जो है आपके सामने जो है वो ये एटलस बैटरी जो है ये आपके सामने जो है इसका ये चार्ट ओपन है ये। फिलहाल जो है ना एटलस बैटरी तकरीबन 158.49 पर जो है वो ट्रेड कर रही है और यहाँ पर इसकी जो है वो सपोर्ट दी। अब ये जो इसकी छोटी सी यहाँ पर आपको ये जो बार बार जिग जैग जो है ये नजर आ रहा है इसका ऊपर नीचे, ये इसका लेवल जो है ये थोड़े से इंपॉर्टेंट लेवल है इसकी। तो यहाँ पर जो है अगर हम इसको ये लेवल को ड्रा करने की कोशिश करें कि ये जो रेंज है इसकी, ये वाली बात होती है जिसको मैंने थोड़ा हाईलाइट किया ये, और इसको बढ़ा के आप इसको लेके जाएं आगे। तो अभी तकरीबन ये अपनी एक स्ट्रॉन्ग जोन के अंदर जो है ये मौजूद है। इससे पहले इस जोन के अंदर ये 2020 में भी आया, फिर 2019 में भी आया और अभी भी तकरीबन उसी जोन के अंदर जो है ये मौजूद है ये। अगर इसको बाय करना बनता है तो ये तकरीबन जब तक इस जोन के अंदर मौजूद है तब तक हम कहेंगे कि ये बिल्कुल सेफ है ये। यानी तकरीबन 139 से लेकर 167 के बीच में जब तक ये मौजूद है तब तक यानी कि फिलहाल ये छोटा स्विंग इसका ये वाला है ये 139 तक आएगा या 140 तक आएगा और दोबारा फिर जो है ये 167 तक जो है ये चला जाएगा ये। और जब ये तकरीबन 167 से ऊपर क्लोज होगा तो मोस्ट प्रोबेबली फिर ये इसके ऊपर के जो लेवल है 193, फिर उसके बाद 224 के बाद 266 और इस तरह करके ऊपर करके जाता रहेगा ये। और ऐसा पास की बात करते हैं तो माजी में ये स्टॉक काफी बेहतर है। इसका माजी देखें, ये सारा इसका माजी है ये। तो अगर ये इसका सारा माजी है तो इसको यहाँ ऊपर जाने में फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है ये। तो ये इंतजार कर होगा कि थोड़े से मार्केट के हालात बेहतर हो, वॉल्यूम अच्छे जनरेट हो, और खासतौर पर ये जो बीच में आपको डिविडेंड बोनस डिविडेंड ये चीजें नजर आ रही हैं, डिविडेंड बोनस अगर ये जिस स्टॉक के बीच बीच में नजर आ रही हो और वो स्टॉक यहाँ ऊपर से करके नीचे आया हो, जैसे यहाँ से मैं इसको एरो भी लगा देता हूँ ताकि वाजिया नजर आए, यहाँ से ये देखें ये नीचे आया हुआ है ये इतना नीचे कोई स्टॉक अगर आया हो और उसके रास्ते में इतने ज्यादा डिविडेंड बोनस भी नजर आ रहे हो तो फ्यूचर में उस स्टॉक को वापस ऊपर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप आने वाले दिनों में इसको यहाँ ऊपर जाता हुआ बड़े आराम स्कूल से देखेंगे ये। तो बेहतर ये है कि इस जोन के बीच में जो है इसको ना बेचें। या आप यानी एटवा से रिलेटेड काफी परेशान भी लगते हैं, पूछते भी रहते हैं। एटवा फिलहाल ये अपने इस जोन के अंदर फिलहाल मौजूद है। ज्यादा से ज्यादा अगर ये नीचे आया तो यहाँ तक आएगा 138 के करीब करीब, फिर यहाँ से बाउंस बैक होगा और 138 से नीचे तब आएगा, यानी इस लेवल पर तब आएगा 74 के करीब करीब, जब कोई बहुत बड़ा जो है वो धचका लगेगा आपकी स्टॉक मार्केट को ये। तो स्टॉक मार्केट को धचका तब भी लग सकता है कि जो है वो खुदा ना खास्ता ये हो जाए कि जी पाकिस्तान डिफॉल्टर में चला गया, डॉलर जो है वो 300 रुपया क्रॉस कर चुका है पाकिस्तान का, पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत वर्स हो चुकी है, तब जो है ये वाली सूरत आ सकती है। लेकिन जिस तरह फिलहाल मुल्क के हालात चल रहे हैं उसमें जो है ना इंशाल्लाह बेहतर ही होगा, बुरा नहीं होगा ये। जहाँ तक अटक रिफाइनरी की बात करते हैं, फिलहाल अटक रिफाइनरी जो है वो उसकी क्या पोजीशन चल रही है ये, इसका अपने अटक सॉरी गंदारा का पूछा आपने, GHNL का पूछा ये। तो GHNL जो है फिलहाल ये देखें कि GHNL की पोजीशन जो है वो तकरीबन अपने जो है वो बॉटम रेट के पास पास ही जो है वो ट्रेड कर रही है। इसको भी अगर आप लोग यहाँ पर ड्रा करें तो तकरीबन जो इसकी ये जो नीचे वाला जो लेवल बना हुआ था ये तो बहुत पुराना लेवल है इसका ये। तो इसकी जो रेंज है फिलहाल ये तकरीबन ये इस बाइंग जोन के बीच में फिलहाल ये मूव कर रहा है, जो तकरीबन इसकी जोन शुरू होता है 39 से लेकर, यानी यहाँ पर अगर मैं इसकी लाइन ड्रा करूँ तकरीबन इसकी लाइन बनेगी ये जो नीचे बॉर्डर लाइन जो बनाई है ये, और इसके अलावा जो इसकी दूसरी लाइन है ऑलमोस्ट ये वाली, तो ये भी तकरीबन 36 से लेकर जो है वो 74 रुपीज के बीच में ये अपने एक बाइंग जोन के अंदर जो है ये अभी आ चुका है ये प्रॉपर। यानी कि ये पूरा जो है इसकी जो इन्वेस्टमेंट जोन है, अगर ये प्रॉपर आपने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लेना है तो फिर तो इसका टारगेट तकरीबन जो बनेगा वो ऑलमोस्ट ये लेवल होगा 227-230 रुपए के करीब करीब ये वाला लेवल। इस यानी कि अगर आप इसको एज इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लेना चाहते हैं, अगर आप इसको शॉर्ट टाइम में इसको काम करना चाहते हैं तो फिलहाल जो इसका शॉर्ट टाइम की रेंज है जैसे यहाँ पर है ये 72, यहाँ से अगर नीचे आएगा
तो 40 रुपीज़ के करीब करीब जो है ना इसके आने के चांस हो सकते हैं। जैसे इससे पहले भी ये इस जोन में टिकता रहा, तकरीबन 2020 की बात है ये, और यहाँ इससे पहले 2015 में भी ये पूरा इसका एक बड़ा सा ग्राफ जो है ये ओपन हुआ हुआ है ये। लेकिन जिस तरह हालात चाह रहे हैं अभी, ये तकरीबन रिसेंटली से बनाया हुआ है यहाँ पर एक छोटा सा डबल बॉटम। तो उम्मीद यही कि फिलहाल ये अपने डबल बॉटम को यहाँ पर जो है वो सस्टेन रखेगा। यहाँ पर इसकी अच्छी सपोर्ट है। जब कभी ये 55 से नीचे नीचे कहीं ट्रेड करना शुरू होगा तो फिर ये ज़रा इसके पास पास आने की कोशिश करेगा ये, तकरीबन 40 रुपीज़ के करीब करीब। तो बेहतर ये है कि इसको भी यहाँ पर ना बेचें। अगर आपने काफ़ी टाइम से इसको रखा हुआ है तो आप जैसे हालात चल रहे हैं उसमें मार्केट ओवरऑल जो है वो बिल्कुल बॉटम पर है ये। KC100 इंडेक्स की जैसे अभी मैंने उसका भी रिव्यू आपको दिया, तो KC100 इंडेक्स भी तकरीबन अपने उसी बॉटम लेवल के करीब करीब ही है ये। तो ये लेवल भी मार्केट के फिलहाल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक मार्केट अपने जो है इस जोन को नहीं तोड़ती, तकरीबन 40,000 या 39,000 से जब तक मार्केट नीचे नहीं आती तब तक मार्केट बिल्कुल सेफ है ये। जब कभी इस लेवल से नीचे आएगी तब जाके चांसेस है कि हो सकता है कोई बड़ी करेक्शन जो है वो मार्केट के अंदर आ जाए। लेकिन जिस तरह हुकूमत के मुज़ाकरात चल रहे हैं IMF से रिलेटेड, और कल जो है उम्मीद है कि कोई पॉजिटिव खबर जो है वो आपको आ जाएगी इससे रिलेटेड। और जैसे आपने न्यूज़ भी सुनी होगी कि अमेरिका ने एक नए एम्बेसडर को यहाँ पर अपॉइंट किया हुआ है जिसका काफ़ी तजर्बा है और काफ़ी अच्छा बयान भी उनकी तरफ से आया कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के साथ जो है वो ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात जो है वो अमेरिका के जो है वो होंगे। तो इस तरह के जेस्चर अमेरिका की तरफ से देना और उन दिनों में देना जब हमारे IMF के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो इसको भी जो है वो खुश आइंद समझा जाएगा। और उम्मीद ये है कि कुछ ना कुछ ये हुकूमत जो है वो कुछ पैकेज लेकर ही आएगी। और जो ही आपको कल भी हम डिस्कस कर चुके हैं, IMF का पैकेज जो ही मिलेगा तो उसी के साथ जो है वो कंडीशनली जोड़ा हुआ है सऊदी अरेबिया ने, कतर ने, चाइना ने, कि वहाँ से पहले हो के फिर हम भी आपको जो है ना कुछ आपके कशकोल के लिए रखा हुआ है। तो उम्मीद है कि कुछ ना कुछ भर ही जाएगा ये। जी इम्तियाज़ अली साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी वालेकुम सलाम। का सब क्या हाल है? ठीक है। खैरियत खैरियत सर, ठीक ठाक। का सब काइंडली कोई जूम रखें जिन्होंने आपका कोर्स किया हुआ है उनके लिए कोई मतलब है सैटरडे संडे को बेशक आप सुबह का 9-10 बजे का रख लें, क्योंकि कुछ आपके मतलब है इसमें जितना भी कोर्स है माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा है। उसमें आपके इंडिकेटर जितने भी हैं आपने बड़ी मेहनत की हुई है। और एक आपका इंडिकेटर है जिसके बारे में मैं उसी जूम में ही मतलब है बात करूंगा जहाँ पे मतलब है सब लोगों ने कोर्स किया हुआ है। उसमें ट्रेड तो मेरे ख्याल में साल में 1, 2, 3, 4, 5 दफा ही होती है, लेकिन बड़ी सुथरी होती है अगर 3-4 उसकी सारे लगाए जाएं उसके। तो जी जी बिल्कुल सर, इसी तरह अब जो है ना प्रोग्राम है मेरा इंशाल्लाह इस वीकेंड में जो है वो आप लोगों को मैं इनवाइट करूंगा बजरिया ईमेल। जो है ना आप लोगों ने अपना ईमेल चेक करना है। मैं आपको जो है जूम का यूज़र और पासवर्ड जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा हाउस मेंबर के साथ, जिन्होंने मेरा जो है वो कोर्स लिया होगा। तो मेरी तरफ से इन्विटेशन होगी सैटरडे को या संडे को, जो है ना हम इसको अरेंज करेंगे और रखेंगे रात के टाइम ही, किसी टाइम दिन के टाइम तो बाज़ वक्त ऑफिस में भी जाते हैं। तो इसी टाइम ही जो है वो जैसे फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन तो हमारा जूम नहीं होता आप लोगों के साथ, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हर दूसरे हफ्ते में ख़ास तौर पर जो कोर्स वाले जितने भी लोग हैं जिन्होंने मीडियम कोर्स या इवन के बेसिक कोर्स लिया हुआ है तो उनको जो है प्रॉपर लाइव सेशन के ज़रिए जो जो उनकी क्यूरी है वो भी हल करवाई जाए। और ख़ास तौर पर जैसे अभी आप लोग देखते हैं कि ये जो चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ ये बिल्कुल सादा सा चार्ट है ये वाला, लेकिन आप लोगों ने जो मेरा कोर्स लिया हुआ है उसमें आपको मैंने सिर्फ सादा सा चार्ट नहीं बताया हुआ है कि इस चार्ट में कौन कौन सी चीज़ें देखनी होती हैं और कौन से इंडिकेटर और चार्ट पैटर्न कैसे हमने देखने होते हैं, वो सारी लगा के वो सारा कोर्स कराया हुआ है। तो मैं यहाँ पर सारी चीज़ें आपको लगा के बताया करूँगा कि ये इंडिकेटर क्या कह रहा है और यहाँ पर क्या पोजीशन चल रही है। वो फिर इंशाल्लाह इस वीकेंड में जो है मेरी पूरी कोशिश होगी कि ये 2-4 दिन के अंदर अंदर आप लोगों के सारे ईमेल मैं कलेक्ट कर लूँ और फिर आपको जो है वो 1-2 दिन पहले ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। इसके अलावा कोई सवाल है आपका और कोई? जी नहीं का सब बस यही था ठीक मेरा है, सवाल। चले इंशाल्लाह थैंक यू सो इस मच। इस हफ्ते इतवार को जो है ना हफ्ते को खास तौर पर यानी जुमा हफ्ता इतवार ये 3 दिन हमारे पास खाली है। इसमें हम लोग जो है ये सेशन जो है वो अरेंज करेंगे, या फ्राइडे को हो सकता है या सैटरडे को या संडे को हो सकता है। ज़्यादा चांसेस है कि फ्राइडे को या सैटरडे को हम लोग जो है वो ये सेशन रखेंगे ये। और उसमें यानी कि फिर हर फ्राइडे सैटरडे को यानी कि इसमें से कोई एक दिन या फ्राइडे या सैटरडे को
फिर हम जो है ना वो एक हफ्ता छोड़कर एक हफ्ते के बीच में फिर हम ये रखा करेंगे। और आप सबसे यानी कि जिन्होंने मेरा कोर्स लिया हुआ है, मेरी यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप उसको कंप्लीट करें। यानी कि जब तक आप कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक जो है वो आने का फिर फायदा नहीं है ना। मसलन आपका कोई सवाल हो और अभी आपने वो कोर्स कंप्लीट भी ना किया हो, 3-4 वीडियो देखी हो या 5 वीडियो देखी हो, कम अज कम आपने एक दफ़ा उसको लाजमी गो थ्रू हो जाए, सारे को नोट्स बनाए, आपने सवाल लिखें और मुझे बताया कि जी हमने वीडियो नंबर ये देखी और उसमें ये हमारा सवाल है ये, ताकि फिर मैं वो वीडियो यहाँ पर आपको एज अ शेयर स्क्रीन जैसे मैं आपके साथ करता हूँ तो मैं वीडियो वहाँ पर ये चलाऊंगा ये वाली, और उसमें से आपसे पूछूंगा कि उस वीडियो के कौन से मिनट में आपका कौन सा सवाल आ रहा है ये वाला। तो उसको फिर मैं एज अ लाइव करके जो है वो आपको फिर समझाऊंगा कि उसमें क्या चीज़ समझाई गया है और इसको हम लोग कैसे देख सकते हैं और कैसे हमने देखना चाहिए। ये ना हो कि वो वीडियो आपने देखी ना हो और उसमें फिर वैसे ही सवाल पूछ रहे हो कि ये हमने लगाया तो ये हुआ तो हुआ, तो वो लाजमी आपका अपना होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए ये। और वहां पर भी एज ए स्टूडेंट के तौर पर आप मेरे सामने होंगे तो फिर मैं आपसे पूछूंगा भी कि आपने इसमें ये जो था तो इसमें क्या सीखा, ये इसको आपने कैसे अप्लाई किया, टाइम फ्रेम कौन सा रखा, क्या इंडिकेटर की जो वैल्यू है वो क्या रखी, कैसे सेट की, इसको देखा क्या आपने, समझा क्या जो कोर्स के अंदर समझाया गया ये। जी फाउला साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी वफाउल्लाह अस्सलाम वालेकुम साहब। भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। वालेकुम। जी जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा सवाल ये है कि एक तो वो जो आप अभी कह रहे थे कि अच्छी खबरें आ रही हैं, तो वो ब्लूमबर्ग से आज जो हमारे जो कायम मकाम स्टेट बैंक के गवर्नर हैं, उन्होंने इस तरफ इशारा दिया है कि फाइनलाइजेशन में कुछ वक्त लग सकता है ना, हो सकता है कि कल या परसों कोई न्यूज़ ना आए। तो ये एक अपडेट थी, मैंने बोला दे दूं ताकि तमाम फ्रांस को पता। अब मुझे नहीं पता कि ये कोई अच्छी न्यूज़ है, पॉजिटिव न्यूज़ है या नेगेटिव न्यूज़ है। अच्छा, दूसरा मैं ये कह रहा था कि इस वक्त ये GHNI या GHNL की एक्युमुलेशन करनी चाहिए या अभी इसका और इंतज़ार करना चाहिए कि ये और नीचे आए। मैंने कुछ लिए हुए हैं पहले, जैसे GHNI जो है वो 170 180, ये मेरे मतलब 177 ये मेरी एवरेज आ रही है। तो अगर इसको एवरेज करना है तो ये इसका रेट बेहतर है या इसका और इंतज़ार करना चाहिए? जी सर, अगर हम लोग GHNI की बात करते हैं ना तो GHNL को तो अभी मैंने जो है वो चार्ट की मदद से जो है ना आपको बता दिया कि कैंडल्स उसकी क्या कह रही हैं ये। तकरीबन जो अपने बाइंग जोन के अंदर तो वो दाखिल हो चुका है GHNI। अगर हम GHNL अगर हम GHNI की बात करते हैं तो GHNI भी तकरीबन जो है वो इस लेवल पर जो है वो काफ़ी टाइम से एकमुलेट हो रही है। ये भी तकरीबन वही 11 मई के बाद से यानी कि इस जोन के अंदर जो है ये मौजूद है GHNI। तो अभी मोस्ट प्रोबेबली जो है फिलहाल जो इसका रिसेंट ये बॉटम लगा हुआ है तकरीबन 132 का, यहाँ तक जो है इसका थोड़ा सा वेट करना बनता है ये। ज़्यादा चांसेस ये है कि ये तकरीबन 132 तक आएगा और यहाँ पर अगर ये रुकता है तो ठीक है, अगर नहीं रुकता तो फिर नीचे का लेवल देखना पड़ेगा। लेकिन चांस यही लग रहा है कि खास तौर पर ये जो इसकी यहाँ पर ये जो जोन बना हुआ है एक पूरा, इसी के बीच में ये सारा तकरीबन एकोमुलेट होगा ये। 134 से लेकर 148 के बीच में ही ये सारा इसका एक एकोमोडेशन जोन जो है ये बनेगा। और ये सपोर्ट इसकी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगी तकरीबन 135 जो है या 130 आप अपने जहन में रख रहे हैं कि 130 तक जो है ये बहुत सेफ है ये। जब कभी 130 से नीचे जाएगा तो फिर इसको एक दफ़ा बेचना पड़ेगा और ये फिर चांसेस है कि काफ़ी नीचे आ जाएगा ये, तकरीबन 100 रुपये या इससे नीचे फिर आने के चांस बनेंगे। लेकिन जब तक ये 130 से ऊपर है तब तक आप इसके अंदर एकोमोडेशन कर सकते हैं, इसको थोड़ा थोड़ा करके ले सकते हैं एज आ जो है वो इन्वेस्टर के तौर पर ये। या ये भी आप कर सकते हैं कि यहाँ पर आप 25% यहाँ पर लें इसको, और अगर ये खुदा न खास्ता कहीं नीचे आ जाता है 100 रुपये से नीचे तो वहाँ पर और ले लें, बेचना है इसको और ले लें ये। लेकिन अगर आप शॉर्ट टाइम के लिए अगर लेना चाहते हैं तो शॉर्ट टाइम में इसका फिलहाल जो स्विंग है वो तकरीबन 130 से लेकर 150 के तक है ये। शॉर्ट टाइम में इसके अंदर आप काम कर सकते हैं ये। और इन्वेस्टर के तौर पर जो है जैसे मैंने आपको अर्ज कर चुका हूँ कि फिलहाल इन्वेस्टर के तौर पर 25% यहाँ पर लें इसको, और अगर ये नीचे आता है मजीद 100 रुपये से नीचे नीचे तो वहाँ पर 25-30% और लिया जा सकता है ये। या वक्ती तौर पर अगर यहाँ पर आप इसको लेते भी हैं तो 130 से नीचे नीचे का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा कि वहाँ से आप निकल कर फिर इसी को नीचे के लेवल पर फिर आपने इसको पकड़ना है ये इस लेवल से नीचे तब ही आएगा कि जब कोई बहुत बुरी खबर जो है वो मार्केट के लिए आएगी, तब ये चांसेस है कि ये नीचे आएगा ये। लेकिन जैसे मार्केट ने तकरीबन अपनी सपोर्ट ले चुकी है ऑलमोस्ट उसी लेवल पर है 41,900 के करीब करीब। यहाँ पर KC100 इंडेक्स भी अपने बड़ी अच्छी सपोर्ट पर है। तो यहाँ से अगर मार्केट नीचे आ जाती है तो फिर तो ये आएंगे नीचे। अगर यहाँ पर मार्केट अपनी सपोर्ट लेकर वापस बाउंस बैक करती है
तो ज़्यादा चांसेस है कि ओवरऑल ये सारे GHNI CHNL यहाँ से रिकवर हो जाएंगे। जी हामिद महमूद साहब कराची से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी कायर साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम जी सर। मैंने आपसे पेनी शेयर्स के बारे में पूछा था, तो आपने बताया था कि 42,000 अगर इंडेक्स आ जाए 3 बजे के बाद तो फिर आप सारे निकाल देना। लेकिन आज मैं बड़ा वॉच कर रहा था तो एक दो इंडेक्स ब्रेक हुआ 42,000 से, फिर दोबारा ऊपर चला गया और पेनी शेयर में कोई इतना डिक्लाइन नहीं आ रहा था, तो मैंने उनको नहीं निकाला। मैंने चार्ट से कुछ मैंने निकाले में, अगर मैं शेयर करूं आप 4-5 को तो क्या ज़्यादा तो नहीं हो जाएंगे? तो आप बताएं बताइएगा क्या मैं। बताएं बताएं सर बताएं। तो ये मैंने ANL का लगाया हुआ है 9.75 कि यहाँ तक आए तो। CTM 3.5, कराची इलेक्ट्रिक 2.45, कोसम 2.70 और पेस भी 2.70 और क्विस 3.40 और WTL 1.40। चार्ट से मैंने इनको देख के किया है कि अगर यहाँ आए तो फिर शायद ये नीचे 23 से आए। तो आप क्या, क्योंकि इनमें मेरी थोड़ी हैवी वो है WTL में और पेस में, कराची इलेक्ट्रिक में और ANL में, इनमें ज़रा हैवी वो थी। BGL तो ऑलरेडी मैं 5 रुपीज 70 पे किया था, वो उसके बाद से तो ऊपर ही है वो। तो नीचे आएगा तो मैं तो सोच रहा हूँ उसको ले लिया जाए BGL को। वो उसमें मेरी बड़ी हैवी वो थी BGL। वो कैश है मेरे पास लेकिन 50% मतलब तकरीबन उसमें से चला गया। वो कैश है मेरे पास अभी, क्योंकि BGL में मैंने 5 रुपीज 70 पे बेच दिया था। ठीक है तो जी। ये है। जी सर बिल्कुल जो है ना इसको हम लोग वन बाय वन अगर हम देख लेते हैं ना, बस आप लाइन पर ही है ना, जैसे ANL का चार्ट जो है ना ये आपके सामने खुला हुआ है ना। ANL जो है अभी तकरीबन ये अपनी अच्छी सपोर्ट पर है। जब से ये 10 रुपए से ऊपर ऊपर है तब तक तो ANL काफी सेफ है ये। उम्मीद नहीं है कि यहाँ से ये मजीद नीचे आएगा, क्योंकि ये रेंज जो है इसकी काफी जो टेक्निकली भी इंपॉर्टेंट लाइन नजर आती है ना। ये यानी ये यही लेवल था। इससे पहले 2020 में भी इसको ऐसा रेजिस्टेंस के तौर पर लिया था और यहाँ पर इसने जो है 13 दिसंबर 2021 को ऐसा सपोर्ट के तौर पर इसने लिया ये। तो ये लेवल जो है ANL का काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। और अगर खुदा न खासा कभी ये लेवल टूट भी जाता है तो छोटे वॉल्यूम के साथ अगर ये टूटता है तो इसकी कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है ये। लेकिन आप ये अंदाजा लगाएं कि जो ANL के अंदर ये जो इतने बड़े बड़े जो ये जंगल आपको नजर आ रहे हैं, यानी कितने बड़े बड़े वॉल्यूम नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि इसकी कोई ना कहीं यहाँ पर बड़े प्लेयर की इन्वेस्टमेंट जो है इसके अंदर मौजूद है। उसकी इन्वेस्टमेंट निकली नहीं है इसके अंदर से। ये जो इतने छोटे छोटे से वॉल्यूम के साथ ये नीचे आया हुआ है, तो ये आने वाले जो महीने होंगे जब मार्केट जब भी रिकवर करेगी तो ANL काफी तेजी के साथ जो है ये ऊपर रिकवर करेगा ये। यही तकरीबन आप देखें ये सपोर्ट, ये जो पूरी लाइन मैंने ड्रा की, तो इसकी पूरी हिस्ट्री में तकरीबन ये वही लाइन है जहां पर ये बार बार यहाँ पर टकराता था, नीचे आता था फिर ऊपर, फिर नीचे आता था फिर ऊपर, फिर नीचे आता था फिर ऊपर। अभी भी तकरीबन उसी रेंज के अंदर जो है ये मौजूद है। तो बेहतर ये है कि यहाँ पर इसको बेचे ना, बल्कि 10 रुपए से करके नीचे आ जाता है तो और ले लें इसको ये। इसके अलावा CTM का आपने पूछा, तो CTM जो है फिलहाल देखें CTM की क्या पोजीशन चल रही है। कॉलोनी टेक्सटाइल मिला, तो कॉलोनी टेक्सटाइल जो है फिलहाल तकरीबन ये इसकी नॉर्मल रेंज होती रही है जब ये तकरीबन अपने अच्छे हालात में ही है 6 साढ़े 6 रुपये 5 रुपये, ये तकरीबन इस रेंज में जो है ये घूमता रहा ये। अब बड़े टाइम के बाद जो है ये आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है और 3.75 तक जो है ये स्टॉक पहुंच चुका है ये। तो फिलहाल अगर हम इसके भी बॉटम की बात करते हैं तो 3.46 अगर आपने इसको लगाया हुआ 3.46, तो यहाँ तक तो ये चांसेस है कि एक दफ़ा यहाँ पर ही आएगा। इससे पहले भी यहाँ पर आया और ऊपर चला गया, फिर इसी लेवल पर काफ़ी घूमता रहा, लेकिन ये सपोर्ट जो ही टूटी थी तो फिर ये नीचे आ गया था तकरीबन 2 रुपए के करीब करीब। लेकिन ये वो वाले हालात हैं जब पूरी मार्केट की हालात ख़राब थे तब ये यहाँ पर आया था। अदरवाइज तो इससे पहले तो ये 2015-16 में यहाँ पर इस रेंज पर आया हुआ ये। लेकिन अब ये जो पहले के हालात है CTM के, तो वो अब तो वो हालात नहीं है। पहले तो ये टेक्सटाइल सेक्टर का तो बेड़ा गर्क हुआ था ना, लेकिन ये खासतौर पर जो पिछली गवर्नमेंट में जो काम हुए हुए IT से रिलेटेड और टेक्सटाइल से रिलेटेड तो बहुत अच्छे काम हुए। जो अच्छे काम है उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए कि टेक्सटाइल सेक्टर में काफी काम बढ़ा हमारा। तो CTM का भी काम जो है वो काफी बेहतर हुआ। तो ये कंपनी काफी नेगेटिव में थी, CTM हो गया, कोसम हो गया, यूसर वेविंग हो गया, ये काफी बेहतर हो गई है कंपनियां ये। तो ज्यादा चांसेस ये है कि यहाँ पर ये बॉटम रहेगी 3.43 और फिर उसके बाद जो है ये यहाँ से रिवर्स करेगी ये। इसके अलावा जो है यदि इसको बेचना नहीं आपने 3.46 तक आता है या इसे नीचे और ले ले बेचे ना इसको, बस इसको पड़ा रहने दें।
इसके अलावा जो है के इलेक्ट्रिक की अगर हम लोग बात करते हैं तो के इलेक्ट्रिक भी आप देखें कि ओवरऑल जो है ये 2012-13 के बाद से अभी जाके ये बिल्कुल अपने बॉटम रेट पर मौजूद है ये। और अगर आप इसको रख लें कोई 1 साल 2 साल, बिल्कुल छेड़े भी ना इसको, कुछ भी ना करें इसके साथ ये, और अच्छे खासे हैवी अमाउंट के स्टॉक इसके अंदर लेके रख लें तो बिल्कुल नॉर्मल हालात में के इलेक्ट्रिक यहाँ पर पहुंच जाएगा ये तकरीबन 5 रुपए के करीब करीब ये। तो इसमें यानी कि ज़्यादा चांसेस जो है वो मुझे लगते हैं कि इलेक्ट्रिक का वो जो शंघाई, अगर आपने नाम सुना होगा, शंघाई इलेक्ट्रिक के साथ इनका मायदा होने जा रहा था चाइना वालों के साथ, तो वो जो है वो पिछली गवर्नमेंट की वजह से जो है वो मायदा शायद नहीं हो सके, और वो चाइना वालों ने जो है वो इसके अंदर वो तो काफ़ी इंटरेस्टेड थे लेकिन उनको कोई जो है वो नहीं किया गया ना वेलकम वगैरह इस मामले में ये। तो वो जो है ना फिलहाल साइड लाइन हो गया, लेकिन जैसे कि हुकूमत जो है वो चाइना से रिलेटेड काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका के इलेक्ट्रिक के साथ शंघाई का कोई ना कोई मायदा हो जाएगा। और आने वाले महीनों में अगर ये हो जाता है तो के इलेक्ट्रिक 5-4-5 पर नहीं जाएगा, फिर ये यहाँ हाई बनाएगा ये 10-12 रुपए के करीब करीब जो है ये के इलेक्ट्रिक जो है ये आराम स्कूल से जो है ये पहुंच जाएगा ये। इसके अलावा आखिरी रहेगा आपका डब्ल्यू को हम कल भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर ये इसका वो जो 4 अरब का रोला पड़ा हुआ है ये, अगर 4 अरब का ये मसला हल हो जाता है और प्रॉपर सामने आ जाती है खबर के जी वो कह देते हैं GARY वाले के वाकई हमने इसको जो है वो लिया था, अब इसको प्रॉपर जो है वो जो है इसको खरीद रहे हैं ये एज ए लीगल के तौर पर जो है ना प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, तो वो तो करनी पड़ेगी इनको क्योंकि अब तो वो लाड प्यार तो नहीं होगा ARY वालों का जो पिछले 4 साल से चल रहा था ना, अब तो उनको हर चीज़ जो है वो बिल्कुल SCCP के रूल्स के मुताबिक करनी पड़ेगी ये। तो अगर वो वाकई ऐसी खबर हुई और उन्होंने इसको खरीद लिया या खरीदा हुआ है और इसको एज ए डॉक्यूमेंटेशन कर दिया तो फिर तो WTL यही से रिकवर करेगा। तो ये तकरीबन बॉटम रेट है, इसको यहाँ पर आप ओल्ड है बेचे ना आप इसको ये। अलबत्ता जो स्टॉक नीचे आने वाले हैं जिनके अंदर कोई गुंजाइश है छोटे पेनी स्टॉक में, वो मुझे लग रहा है कि फिलहाल जो है वो यूसुफ वेविंग है ये। आई एम काजी नबील और मेरा प्रोफेशन है स्टॉक मार्केट। मैं स्टॉक मार्केट में पिछले 15 साल से वाबस्ता हूँ। स्टॉक मार्केट पर मेरी बेतहाशा वीडियोस यूट्यूब पर मौजूद है और तकरीबन पिछले 3 साल से मैं यूट्यूब और व्हाट्सएप पर लोगों को स्टॉक मार्केट की कंसल्टेंसी भी देता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में बहुत कम लोग स्टॉक मार्केट से वाबस्ता हैं। अगर हम पाकिस्तान का मुकाबला बाकी दुनिया से करते हैं तो हमें जो पाकिस्तान की रेशो नज़र आती है वो इंतहाई मामूली रेशो नज़र आती है। स्टॉक मार्केट को हम बहुत ख़तरनाक बिजनेस समझते हैं और अक्सर यही सुनने में मिलता है कि जो लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं वो हमेशा नुकसान ही उठाते हैं। लेकिन जो लोग मुझसे वाबस्ता हैं वो बेहतर तौर पर जानते हैं कि जो हमारी फ़िलॉसफी है और बेसिक जो कंसेप्ट है स्टॉक मार्केट का, कि जब तक आप इसको सीख कर नहीं करेंगे तब तक चाहे स्टॉक मार्केट हो या दुनिया का कोई भी बिजनेस हो आप उसमें जो है कामयाब नहीं हो सकते। यही वजह है गाय बगाए हम स्टॉक मार्केट के कोर्सेज भी कराते हैं। अब जो मेरा कोर्स airschool.com में आया हुआ है, आप लोगों को सबको इन्विटेशन है कि ये कोर्स लाजमी करें। खास तौर पर जो हमारा मीडियम कोर्स है ये उन्हीं लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया जो स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी काम करें। इस कोर्स में आप लोगों को ना सिर्फ चार्ट एनालिसिस बल्कि इसके अलावा डिफरेंट इंडिकेटर, चार्ट स्टिक पैटर्न्स, इसके अलावा डिफरेंट जो है पैरामीटर, साइकोलॉजिकल बिहेवियर और इवन जो बेसिक जो है कंसेप्ट साइकोलॉजी का कि स्टॉक मार्केट में कैसे और किस सोच के साथ आपने काम करनी है, ये सारी चीज़ें मीडियम कोर्स के अंदर हमने एक्सप्लेन की हुई है। कहाँ पर कोई स्टॉक लेना है, कहाँ पर स्टॉक बेचना है और किस जगह पर जो है हमने उस स्टॉक की पोजीशन को ऑफलोड करना है, कब तक किसी स्टॉक को हमने होल्ड करके रखना है, ये सारी चीज़ें हमने अपने इस कोर्स में कवर की हैं। तो देर ना कीजिए, इस कोर्स को फौरन सब्सक्राइब करें और इस एजुकेशन लर्निंग में खास तौर पर स्टॉक मार्केट में आप इंटर हो जाए। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि इस कोर्स को करने के बाद जो आप ऑलरेडी पहले गलतियाँ कर चुके हैं वो दोबारा आप गलतियाँ नहीं करेंगे। जहाँ हम लाखों पैसा बर्बाद करते हैं स्टॉक मार्केट में, अगर हम प्रॉपर सीख कर जब हम काम करेंगे तो यकीनन ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप स्टॉक मार्केट में नुकसान उठाएं। यूसुफ वेविंग को अगर आप देखें खास तौर पर यूसुफ वेविंग ने चलना शुरू किया था तकरीबन 3 रुपए के करीब करीब, ये यहाँ से इसने चलना शुरू किया था, ये जब था तकरीबन 3 रुपए के करीब यहाँ तक। तो इसके अंदर गुंजाइश है, यानी ये 4 रुपये 80 पैसे से तकरीबन 3 रुपए की रेंज में ये आ सकता है ये। तो इसके अंदर चांस है कि ये रिकवर करेगा, यानी नीचे आ सकता है ये। अगर ये अलबत्ता नीचे आए 4 रुपये 63 पैसे से नीचे, अगर आपके पास यूसुफ वेविंग है तो ये आप बेच सकते हैं ये, और फिर इसको 3 साढ़े 3 रुपए के करीब करीब जो है ये यहाँ पर इसको आप खरीद सकते हैं।
लेकिन जो ऑलरेडी स्टॉक नीचे आ चुके हैं, चाहे वो ये के इलेक्ट्रिक हो गया, WTL हो गया, कोसम हो गया, और आपने एक और पेस का भी नाम लिया था। ये पेस की भी अगर हम लोग बात करते हैं तो पेस भी तकरीबन अपने मेरे हिसाब से बॉटम रेट पर ही मौजूद है। ये यानी ये जहाँ पर इसे डिप लगाना था वो अपने डिप के करीब करीब जो है ये पहुंचा हुआ है। ये थोड़ी सी इसकी जो है ये मार्च 2020 वाला रेट है जब ये तकरीबन ₹1.5 पर आ गया था ये। लेकिन उस वक्त आप ये भी देखेगा कि पेस जो है उस टाइम डिफॉल्टर में ये पड़ा हुआ था ये। उसके बाद से ये डिफॉल्टर से अब निकल गया, अब ये नॉर्मल रेगुलर कंपनी में जो है वो शामिल हो गया ये। तो उसके बाद से ये तकरीबन फिर इसने अपना एक हाई लगाया था 8 साढ़े 8 रुपए का, जो इससे पहले भी तकरीबन 8 साढ़े 8 रुपए पर ये मौजूद होता था 2015 में। फिर 2017 में ये तकरीबन 13-14 रुपए पर भी गया। तो अब ये तकरीबन जब तक ये 3 रुपए से नीचे नीचे है ये काफी सेफ है ये। तकरीबन यहाँ तक ये आएगा 2.67 तक ये आएगा यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर आप इसको बेचे ना, यहाँ पर और ले ले इसको, और यही से फिर इसका बॉटम बनेगा ये। आप इसकी अब ये मूवमेंट देखेंगे जब मार्केट इतने पॉइंट के साथ नीचे आती है, जैसे आज के दिन ही बात करते हैं पेस की। आज मार्केट इतने नीचे आई लेकिन पेस कोसम जो है ये ज्यादा नीचे नहीं आई, यानी तकरीबन पॉजिटिव ही रही है। तो इनकी ये पॉजिटिविटी का मतलब क्या है कि ये ऑलमोस्ट अपने डिप पर जो है ये पहुंच चुके हैं। अब ये मजीद इनके अंदर से या इवन के इलेक्ट्रिक ये भी ज्यादा नीचे नहीं आया, 1 पैसा 2 पैसा तक आया होगा। तो तकरीबन ऑलरेडी ये स्टॉक नीचे बॉटम पर लग चुके हैं ये। तो यहाँ पर आप इसको आप एक्यूमुलेट करना शुरू करें, इन्वेस्टमेंट करें स्टॉक्स के अंदर, और टारगेट आप क्या रखें, टारगेट मोर देन जो है वो तकरीबन 200% के राउंड अबाउट आपका टारगेट होना चाहिए कि यहाँ पर मैंने इसको बेचना ही है। तो पेस आप तकरीबन अगर ये 3 रुपए से नीचे आप ले रहे हैं तो तकरीबन 7-8 रुपए का टारगेट अपने जहन में रखें। 7-8 का टारगेट रखेंगे तो ये आप 6 रुपए तक इसको बेचने के काबिल बनेंगे ये। अगर आपने टारगेट इसका 5 रुपए रखा होगा तो 4 रुपए तक जब पहुंचेगा तो आप कहेंगे मैं इधर ही बेच देता हूँ इसको ये। तो बड़े का टारगेट रखेंगे तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ मोर देन 100% मिल ही जाएगा आपको ये। हाँ जी, मिराज हुसैन साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर, काफी टाइम बाद आपसे बात हो रही है। आपने जो कहा कि हम बस देख लेते हैं उस पे यूट्यूब पे, क्योंकि आपने कहा था जब मार्केट खराब हो तो अपनी भूल जाए बंद करें अपने शेयर्स को। क्या नाम है, जब हालात ठीक होंगे महीना 1.5 महीना बाद उसको देख ले, अच्छा खासा प्रॉफिट आपको देके जाएंगे। तो हम उसी बात पे अमल कर रहे हैं कि वैसे रेड ही रेड में जा रहे हैं, तो देखिए क्या करना है। और जूम सेशन आपका देख लेते हैं यूट्यूब पे। वैसे अपना एक ओपिनियन शेयर करना था कि जिस तरह के हालात है, जैसे आपने बात की है कि पॉजिटिव न्यूज जो है वो आ सकती है IMF की तरफ से, या जो है जो अरब कंट्रीज है और चाइना है, उन्होंने अपनी जो वो है जो ट्रेड वो मशरूत की है IMF के साथ। लेकिन जिस तरह के हालात है, जैसे मार्च जो है वो आ रहा है, मेरे ख्याल से आज मार्केट ने अपना ब्रेक डाउन दिया है। जो लेवल था पिछले 1.5 साल से जो मार्केट उससे नीचे नहीं आई थी, आज वो आ गई। तो लगता नहीं है कि ये 2-4 रोज जो है क्या नाम है मार्केट के लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल होंगे। जी सर, बिल्कुल इसी तरह ही है ना। लेकिन देखिए आप ये देखें कि मार्केट का नीचे आना लो वॉल्यूम के साथ ये इतना कोई मायने नहीं रखता ये। बाकी इंशाल्लाह ये 2-4 दिन है इसमें, यानी ये जब गुजर जाएंगे तो ज़्यादा चांसेस ये है कि काफ़ी हद तक जो है ये पॉलिटिकल जो एक अनसर्टेनिटी है कल के दिन जैसे नज़र आ रहा है। 1-2 दिन में ही उसका क्लियर पता चल जाएगा कि आगे वो कितना प्रोलॉन्ग होता है, मार्केट उसको कितना लेती है। लेकिन ज़्यादा चांसेस यही है कि मार्केट उसको ज़्यादा लंबा जो है वो नहीं लेगी। और यहाँ से अगर कल ही आपको IMF को भी अच्छे पैकेज की कोई अनाउंसमेंट आ जाती है, पैकेज तो आपको बाद में मिल रहा है, यानी कल मुज़ाकरात अगर कामयाब हो जाते हैं फिर ये IMF चला जाएगा वापस अमेरिका, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करेगा, फिर यहाँ से हमारे गुजरा जाएंगे, फिर वहाँ पर साइन होंगे, फिर प्रॉपर जो है आपको जो भी पैसे मिलने हैं उसकी जो है वो जो अनाउंसमेंट जो है वो आपके पास आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि कल ही कामयाब हुए तो कल ही सारे जो है वो खबरें आना शुरू हो जाएंगी, यानी पॉजिटिव न्यूज़ तो कल ही आना शुरू हो जाएंगी कि अगर मुज़ाकरात कामयाब हो, यानी इनकी बॉडी लैंग्वेज से अंदाजा हो जाएगा कि क्या होने जा रहा है। लेकिन ज़्यादा चांसेस यही है कि कुछ ना कुछ रिलीफ पैकेज पाकिस्तान को जो है वो अच्छा मिलेगा। और ख़ासतौर पर चाइना जो है वो ज़्यादा इंटरेस्टेड है पाकिस्तान के अंदर CPEC से रिलेटेड। और मैं अभी रिसेंटली पूरा CPEC पढ़ा था, जो चाइना का ओवरऑल जो वन रोड वन लिंक का जो है इसका एक पूरा प्रोजेक्ट है, जो तकरीबन 6 जगहों पर, यानी कि इसका जो पूरा नेटवर्क ये बिछा रहा है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है बल्कि पूरी 6 जगहों पर इसकी ये रूट बन रही है। ये इसका जो पूरा ये अपना प्रोजेक्ट बनाया हुआ है उसने, पूरी दुनिया में इसका ये प्रोजेक्ट चल रहा है ये। तो उस पूरी दुनिया के प्रोजेक्ट का जो 60% है
यानी जो चाइना ने एस्टिमेट लगाया हुआ है उस पूरे प्रोजेक्ट का जो 60% है वो पाकिस्तान में यानी सी पैक पर लगेगा ये। तो अगर यहाँ से हमारे मुज़ाकरात कामयाब, यानी उन्होंने तो कामयाब होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि चाइना का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो 20 अरब डॉलर मोटे मोटे जो है वो फौरी तौर पर चाइना का प्रोग्राम था कि अगले यानी कि यहाँ से शुरू करेगा, अगले 2-3 साल में उसे सारे सी पैक की मद में पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है ये। तो यानी कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। यानी ओवरऑल जो पूरी 6 जो है वो 1 लिंक 1 रोड के प्रोजेक्ट के पैसों का 60% सिर्फ उसने सिर्फ इस जगह पर लगाना है पाकिस्तान के अंदर। तो अगर ये सारा पैसा पाकिस्तान के अंदर एज इन्वेस्टमेंट के तौर पर लग जाता है तो आप ये देखें कि हमारी इकॉनमी कतरी हद तक जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगी। जी मोहम्मद रफीक साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अच्छा अस्सलाम। अच्छा काजी साहब, ये क्या इस वक्त पाकिस्तान सुजुकी लिया जा सकता है और दूसरा लकी सीमेंट, इन दो के बारे में जरा बताएं। जी सर, अगर पाक सुकी की बात करते हैं ना तो पाक सुकी को जो है अगर हम लोग इसके टेक्निकल्स को देखें फिलहाल तो ये तकरीबन इसी जोन के अंदर जो है ये एकोमोडेट हो रही है। तकरीबन काफ़ी टाइम से इस जोन के अंदर मौजूद है। तो जब तक इस जोन के अंदर मौजूद है बिल्कुल इसको लिया जा सकता है 168 से लेकर तकरीबन 198 के बीच में। ऐसा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लेना चाहते हैं तो ये इसका बिल्कुल सही जोन है ये। और इससे पहले भी तकरीबन ये जोन की अगर हम बात करते हैं तो इसी जोन के बीच में आकर ये इसने अपना हाई लगाया था 366 का ये। तो ये सारा इसका बाइंग जोन है और बाइंग जोन शुरू होता है 168 से लेकर 200 के बीच में। तो अभी ये तकरीबन बिल्कुल दरमियान में, तो थोड़ी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, थोड़ी 166 के पास करें, कुछ जो है जब यहाँ से ब्रेकआउट निकल जाए 200 से ऊपर का, फिर बाकी का पैसा वहाँ पर लगाएं और ऐसा ऐसा जो जो ऊपर जाता जाए, पहले 230 पर जाएगा तो फिर और ऐड करें, जो 230 से ऊपर क्रॉस करेगा तो फिर ऐसा ऐसा इसके अंदर आप जो है वो ऐसा इन्वेस्टमेंट अपनी बढ़ाते जाएंगे। तो यहाँ पर आप 25% के साथ बिल्कुल इसके अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जहाँ पर लकी सीमेंट की बात है तो लकी सीमेंट जो है फिलहाल मुसलसल जो है वो डाउन ही चल रही है। अभी ये तकरीबन अपनी एक अच्छी सपोर्ट के पास पहुंच गया है 468 रुपीज़ के करीब करीब। अगर ये यहाँ पर रुक जाता है और यहीं से बाउंस बैक हो जाता है आने वाले दिनों में तो फिर तो हम कह सकते हैं कि यहाँ आप इसकी जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तकरीबन 468 से लेकर 518 के बीच में। लेकिन आप देखें ना ये अपने इस जोन के बिल्कुल एंड में पहुंच चुका है। तो यहाँ से इसको लाजमी वापस निकलना चाहिए ऊपर की तरफ। अगर ये नहीं निकलता तो फिर ज़्यादा चांसेस है कि ये तकरीबन और नीचे आएगा और ये पहुंचेगा ऑलमोस्ट जो है वो 434 रुपीज़ के करीब करीब ये। तो ये 434 का लेवल ज़्यादा अट्रैक्टिव और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है क्योंकि यहाँ पर एक टाइम था लकी ने यहाँ पर सपोर्ट भी ली और यहाँ पर इससे पहले इस लेवल पर इसने एज रेजिस्टेंस भी लिया यहाँ पर। तो ज़्यादा चांसेस ये है कि लकी तकरीबन आएगा 430 रुपये के करीब करीब। जो ही 430 पर पहुंचे तो वहाँ पर आप इसको जो है बाइंग के बारे में सोचें। फिलहाल इसको ना ही बाई करें तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि ये मुसलसल 934 रुपये से नीचे आया हुआ स्टॉक है और मुसलसल नीचे ही आ रही है। तो यहाँ पर फिलहाल इसकी उस तरह बाइंग नज़र नहीं आ रही है। जी अली जहाँ साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। वालेकुम अस्सलाम। वैसे सब कोहार्ट सीमेंट और अमरेली का पूछा इनको कहाँ बाय किया? अमरेली और क्वार्ट्ज सीमेंट जी सर बिल्कुल ले सकते हैं ना। अमरेली तो काफ़ी नीचे है ना। अगर अमरेली की बात करते हैं तो ये कल भी हमने जो है वो डिस्कस किया था। रिसेंटली जो है वो अमरेली ने ऑलमोस्ट जो है वो जो अपना लो लगाया हुआ है ये तकरीबन यहाँ से ये बाउंस बैक हुआ हुआ है 23.86 से जो है ये बाउंस बैक हुआ हुआ है ये। तो फिलहाल जो इसकी मोटी मोटी जो जोन है वो फिलहाल ये जोन है जिसके बीच में ये मूव कर रहा है। यानी 23 रुपये से लेकर 27 रुपये के दरमियान में इसको लिया जा सकता है ये। ये बिल्कुल ठीक लेवल है इसका। और ये इससे ज़्यादा नीचे आया तो 3 रुपये और नीचे आ सकता है और ये वो लेवल है जहाँ पर ये कोविड के दिनों में मार्च 2020 में नीचे आया था। ये सिर्फ 3 रुपये और नीचे आ सकता है, अदरवाइज ये बिल्कुल यानी यहाँ पर सेफ है ये। तो देख लें इसको शॉर्ट टाइम में अगर हमने लेना है तो 24 रुपये के करीब ले और बेचें इसको जो है वो 27 रुपये के करीब करीब ले। और एज ए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लेना है तो फिर इसके बीच में आप इसको कम से कम 50% के राउंड अबाउट आप इसको यहाँ पर एकमुलेट करें। और जब इसका यहाँ से ब्रेकआउट हो जाए यानी जब ये 29-30 रुपये से ऊपर ट्रेड करना शुरू हो जाए तो फिर बाकी का 50% आप इसके अंदर ले लें। क्योंकि यहाँ से अगर ये निकल गया 30 रुपये के करीब करीब जैसे ऊपर तो इसका मतलब ये होगा कि ये वापस अपने इस रेंज के अंदर जाने के लिए जो है वो तैयार है। बाकी दूसरा आपने पूछा क्वार्ट्ज सीमेंट। तो क्वार्ट्ज सीमेंट जो है ये भी जो है तकरीबन जो ट्रेड कर रहा है अभी रिसेंट जो इसने हाई लगाया हुआ है 2260 से लेकर अभी 137 पर आया हुआ है।
तो इसके अंदर उस तरह पोटेंशियल नजर नहीं आ रहा है। ये तकरीबन इसकी यही रेंज है। ये अगर ये 137 से 260 पर चला भी जाता है तो ये कितना परसेंट आपके पैसों में इजाफा करेगा, तो उतनी जो है वो इसके अंदर परसेंटेज वाइज आपको फायदा नहीं होने वाला। तो बेहतर ये है कि क्वार्ट सीमेंट की जगह अगर कोई और सीमेंट है, मैपल लीव सीमेंट है, उसमें आप इंटरेस्ट लें, वो ज्यादा बेहतर है। जैसे देखिए मैपल लीव यहाँ ऊपर से नीचे आया हुआ 130 रुपए से नीचे आया हुआ स्टॉक है ये, और रिसेंट भी तकरीबन ये 50 रुपए से नीचे आया हुआ है ये। तो अभी ये 26 रुपए के करीब जो है ये ट्रेड कर रहा है ये। तो अगर यही मैपल लीव जो है तकरीबन ये इसका लेवल है 23 रुपए से लेकर और 30 रुपए के दरमियान, यानी 23 से 23 के दरमियान अगर आप इसको ले लेते हैं तो नॉर्मल टारगेट भी इसका जो है वो 50 रुपए का इसका नॉर्मल टारगेट। हम ये ऊपर की बात ना भी करें यहाँ पर, तो ये आपके पैसों में 100% इजाफा करेगा। यानी 25 से 50 हो जाता है तो 100% इजाफा, तो वो क्वार्ट सीमेंट में आपको वो गेन नहीं मिलेगा जो मैपल आपको जो है मैपल लीफ सीमेंट आपको दे सकता है ये। जी अच्छा, मौरी साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने ना नेशनल फोर्स NATF लिया था ऑलमोस्ट 6 मंथ्स बैक 151 रुपीज में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज से। तो सर इसको मैं ऑलमोस्ट डेली वॉच भी करता हूँ। तो ये जब 2 दफा बहुत हालात खराबी हुए तो 139 तक आता है, इससे नीचे नहीं कभी ये गया 139 से। मुझे सर ये पूछना था कि खुदा खास्ता मार्केट यहाँ से और ब्रेक होती है 38-39,000 पे जाते हैं, तो अगर इसने 139 को क्रॉस किया तो ये मैक्सिमम कहाँ तक नीचे जा सकता है, ये सर आप पूछ। जी जी सर बिल्कुल बता देता हूँ। जैसे ये आपके सामने जो है ये नेशनल फूड का ही चार्ट जो है ये खुला हुआ है। नेशनल फूड का जो नॉर्मल टारगेट है ना वो ये टारगेट है 233 रुपए का, ये यानी 233। ये नॉर्मल बिल्कुल नॉर्मल, जब हमारी जो है मार्केट बिल्कुल नॉर्मल हालात में आ जाएगी तो ये 233 रुपए का ट्रेड करेगा ये। जब हमारी मार्केट थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी तो ये ट्रेड करेगा तकरीबन 350 रुपए का, और जब बिल्कुल बेहतर हो जाएगी हमारी मार्केट तो नेशनल फूड तकरीबन 700-800 रुपए के करीब करीब जो है ये स्टॉक जो है वो फिर पहुंचेगा ये। यानी कि इस लेवल का ये स्टॉक है ये। और खासतौर पर जो फूड सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक होते हैं उनके अंदर काफ़ी गुंजाइश होती है ऊपर जाने की ये। आप अगर जो है फिलहाल जो हम बॉटम की बात करते हैं नेशनल फूड का, फिलहाल जो रिसेंट बॉटम लगा हुआ है करीब करीब का भी वो तकरीबन जो है इसको अगर मैं सही करके ड्रा करूँ तो 135। तो अगर ये बहुत भी बुरे हालात हुए मार्केट के तो ये 135 तक ही आएगा, उसके ज़्यादा नीचे आने के इसके चांस नहीं है ये। तो अगर आपने इसको 150 का भी लिया हुआ है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये तकरीबन अपने बिल्कुल बॉटम रेट के करीब करीब मौजूद है ये। अब होता क्या ये होता ये कि हम इस लेवल पर तंग आकर इसको बेच देते हैं ये, कि आप यार इसको बेच देते हैं पता नहीं ये और नीचे ना आ जाए, और ये ऑलरेडी अपने बॉटम रेट पर ही मौजूद है ये। तो कुछ टाइम के बाद यहीं से ये बाउंस बैक होगा और अगले 2-4 महीने में ये पहुंच जाएगा 250 रुपए के करीब। और हम फिर थोड़ा सा पछताते भी है कि काश मैं ना बेचता, ये पड़ा ही रहता तो ये यहाँ ऊपर चला गया जी। हाँ अगर ये यहाँ से जब नीचे आया था उस टाइम बेचना बनता था ये, उस टाइम काफी ऊपर था ये, तो ये नीचे आ गया ये। अब तो ये तकरीबन काफी टाइम हो गया इस लेवल पर, ये कंसोलिडेट भी हो गया, इसकी करेक्शन भी ऑलमोस्ट उम्मीद है कि ये खत्म होने वाली होगी, मार्केट के साथ इसकी करेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगी। और ये भी तकरीबन अक्टूबर से लेकर अभी तक इस करेक्शन फेज में चल रहा है, टाइम वाइज करेक्शन इसकी चल रही है ये। तो ये किसी भी टाइम एंड होनी है और इसका ब्रेकआउट निकला है 168 का, और उसके बाद फिर चल से चल वाली बात होगी ये। तो बेहतर ये है कि और ले ले, बेचे ना इसको यहाँ पर ये। तो 135 तक आप हौसला रखें, यहाँ तक अगर आ जाए तो बेचे ना, यहाँ तक आ सकता है ये, लेकिन यहाँ से ही बाउंस बैक करेगा ये। और ये रेंज इसकी बाइंग जोन है, इसको यहाँ पर बेचना बनता नहीं है ये। और ये वो वाला स्टॉक नहीं है कि यहाँ से ये टूटेगा तो कहीं 50 रुपये पर आ जाएगा, ये बिल्कुल सॉलिड लोहा किस्म का स्टॉक है ये। जी दाऊद शाह साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। काजी साहब ये EPCL और EFAT मजीद कितने इनके आने का चांस है नीचे? और दूसरा मेरा सवाल तो नहीं है, बहरहाल ये कोर्स के बारे में जो भाई ने अर्ज किया कि एक सेशन ले ले हम आपस में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास टाइम बहुत यानी कम होता है, तो मैं कोर्स की तकरीबन 7-8 वीडियोस देख चुका हूँ और मजीद न दोबारा उनको देख चुका हूँ और न मजीद आगे इन्हें देखा हूँ। लेकिन बहरहाल मैं कोशिश करूँगा कि इसको कंप्लीट करूँ और कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल करूँ, लेकिन अभी तक मैं इन्हें कंप्लीट नहीं देख सका, मसरूफियत की वजह से, काम टाइम न होने की वजह से। बहरहाल अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि देखें ताकि इससे हम इस्तिफादा हासिल कर सके इंशाल्लाह। बस यही मेरा अर्ज है। और ये EFAT और EPCL का प्लीज बता दें।
हाँ जी सर, बिल्कुल जो है ना कोर्स आपके पास पड़ा हुआ है सर, लाइफ टाइम कोर्स आपके पास मौजूद है। तो जब जब टाइम मिले कोशिश करें रोज 10-15 मिनट जो है लाजमी जो अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं तो लाजमी जो है वो ये चार्ट कैंडल्स और ये सारी चीजें देखा करेंगे। सर ये एफर्ट जो है ना ये आपके सामने ही खुला हुआ है, फिलहाल एफर्ट तकरीबन यहीं पर ही रुका हुआ है ऑलमोस्ट 87 रुपीज के करीब करीब। जब 87 से थोड़ा सा नीचे क्लोज होगा तो इसके चांसेस हैं 85 के राउंड अबाउट। फिलहाल ये आहिस्ता आहिस्ता करके नीचे ही आ रही है। अब ये आगे कहाँ पर रुकता है, क्या ये 85 पर आके रुकता है, या 85 पर अगर नहीं रुकता तो फिर इसका नीचे का लेवल है 78। तो यहाँ पर भी डिपेंड करता है कि अब इसका क्या बनेगा। ये ज्यादा चांसेस मुझे तो लगते हैं कि इसके जो रुकने के चांस है वो 82 रुपीज के करीब करीब जो है ये यहाँ पर आके रुकेगा, और 82 के बाद ये वापस जो है ये बाउंस बैक करेगा ये। दूसरा आपने एंग्रो पॉलीमर का पूछा, ईपीसीएल। तो ईपीसीएल जो है फिलहाल तो ये जिग जैग ही बना रहा है, और ये जो है अभी रिसेंट हाई लगा कर जो है अभी जो इसने हाई लगाया था 93 का, और फिर उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो नीचे ही आ रही है। तो इसके फिलहाल जो करीब करीब की सपोर्ट है वो तो तकरीबन ये लेवल था जब इसने यहाँ से ब्रेक किया 64 से ऊपर ऊपर। तो बेहतर ये कि ये काफी ऊपर निकल गया तो इसको फिलहाल छोड़ देंगे, यानी कि ईपीसीएल को। अगर ये ईपीसीएल आने वाले दिनों में कि यहाँ नीचे आ जाता है 64 या इवन के यहाँ पर आ जाता है 70 रुपीज के करीब करीब, तो वहां पर इसको ले। यहाँ पर ये ऑलरेडी बहुत ऊपर गया हुआ है ये, तो इसके अंदर काफी रिस्क जो है वो मौजूद है ये। जी फौला साहब आपका हैंड दोबारा रेस है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी फौला साहब। अच्छा, ये मैंने जो है ना दो चीजें पूछनी थी कि एक तो मैंने ये पूछना है कि आईआईएल है या मुगल है, ये अभी मतलब इसके ये बॉटम रेट है, इधर खरीद लिया जा सकता है। और दूसरी मैं ये कह रहा था जैसे आपने जो शीट शेयर करी थी ना 2 ईयर्स का लोअस्ट, तो उसमें मैंने वेव्स और पेल देखा है कि वो अपने 2 ईयर्स के बिल्कुल रेट के तकरीबन करीब करीब हैं। तो जो अभी कंडीशन चल रही है मार्केट की, तो आया कि उसको अभी दिया जाए या अभी और वेट किया जाए कि थोड़ा सा वेव्स और पेल में और करेक्शन आ जाए? जी सर, बिल्कुल जो है लिया जा सकता है ना। तो ये INIL हो गया या मुगल हो। INIL जो है वो तकरीबन अगर आपने वो चार्ट भी देखा होगा जो मैंने इसका आपके साथ शेयर किया हुआ है, वो तकरीबन 70 रुपीज के करीब करीब जो है, यानी 30 रुपए तक मजीद नीचे आने की गुंजाइश उसके अंदर अभी मौजूद है ये। तो अगर 30 रुपए तक आ जाता है तो INIL भी ले लें। और अगर मुगल जो है आने वाले दिनों में फिलहाल तो ये काफी ऊपर है, अगर ये आ जाता है मुगल तकरीबन अब 50 रुपए या इससे नीचे, तो बस इसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट करें। बाकी वेव स्पेल ये बिल्कुल यानी कि जो है वो रिस्क फ्री हो चुके हैं ये। यानी अगर कोई पाक इलेक्ट्रॉन के अंदर या वेव्स के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करता है, इवन के PPL और GDC भी वो जो मैंने आपको बॉटम रेट बताए हैं उनसे नीचे आ चुके हैं ये। तो उनके अंदर भी कोई अगर इन्वेस्टमेंट करता है तो उनका पैसा यानी कि नेगेटिव नहीं होगा, डूबेगा नहीं, या रिस्क नहीं है उसके अंदर ये। यानी बिल्कुल बॉटम रेट है ये, इन्वेस्टमेंट वाले रेट है, इन्वेस्टर रेट जिसको कहते हैं ना। प्लॉट कोई आप खरीदने जाते हैं तो आगे आपको कहते हैं ये इसका इन्वेस्टर रेट है किसी सोसाइटी के प्लॉट का, यानी वो बिल्कुल बॉटम रेट है उसका ये। तो वो उस रेट पर आप इनको खरीद रहे हैं ये। और फिर आगे मुस्तकबिल में जब ये चलेंगे, जैसे इस गवर्नमेंट ने जो अच्छा काम किया कि ये खास तौर पर जो इम्पोर्ट जो है ना कुछ कंपनीज की रोक दी है ये, बैन लगा दिया, तो उसका फायदा डायरेक्ट जो है इन कंपनीज को होगा। आने वाले 6 महीने के बाद आप देखेंगे कि ठीक ठाक फायदा जो है वो वेव्स पेल और जो जिन जिन कंपनीज को लगाया गया, जो लोकल कंपनीज है उनको फायदा होगा फिर ये। जी उमैर भट्ट साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम कई साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, खैरियत से। जी कई साहब, आप एक तो मेरे उस्ताद भी हैं, बड़े भाई भी हैं और मेरे शहर से भी हैं, तो बहुत एहतराम के साथ, क्योंकि पिछले दिनों से ये पॉलिटिकल कुछ चीज़ें लेके तो स्टॉक मार्केट से क्योंकि रिलेटेड है तो काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है। तो अगर आपकी इजाज़त हो तो एक न्यूट्रल सी बात करना चाह रहा हूँ, विद योर परमिशन। जी सर करें, लेकिन देखें आज का न्यूट्रल लॉस भी बड़ा कंट्रोवर्शियल हुआ है। ऐसे ही हो गया, ऐसे ही हो गया। कई साहब ऐसे है कि किसी की भी हुकूमत आए या किसी की भी हुकूमत जाए, इससे स्टॉक मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जब तक कि स्टेबिलिटी ना हो। चीजें इन्वेस्टर के लिए जब तक क्लियर नहीं होंगी, इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करेगा। इमरान खान की अगर हुकूमत रह जाती, स्टेबिलिटी होती, तो मैं समझता हूँ कि मार्केट अभी तक अपना पीक लगा चुकी होती है। लेकिन ये था आखिरी 6 महीने में उसके अदम एतमाद आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। इसी तरह फिर जब ये मियाँ साहब की हुकूमत आई तो इनके चाहने वालों ने बोला जी कि मार्केट 1700 पॉइंट ऊपर चली गई, ये हो गया, इनको मार्केट चलाने का पता है। लेकिन बाद में क्या हुआ,
कि मार्केट फिर गिर गई। रीजन अनस्टेबिलिटी, चीजें क्लियर नहीं है कि इनकी हुकूमत रहेगी नहीं रहेगी। तो जब तक ये अनस्टेबिलिटी दूर नहीं होगी, मैं समझता हूँ कि जब चीजें क्लियर हो जाएं, या तो ये नए इलेक्शन की तरफ चले जाएं, या ये चीज क्लियर हो जाए कि ये 1.5 साल पूरा करेंगे, तो तब इन्वेस्टर आएगा। जब तक ये नहीं होने वाला, मार्केट ऊपर नहीं जाने वाली। थैंक यू सर। जी जी बिल्कुल सर, आपने सही जो है ना आपका तजिया किया। बिल्कुल ऐसे ही है ना सर, ये जब तक ख़ास तौर पर जो चले लोकल तो समझते हैं सारी बातें, जो लोकल बड़े बड़े जो डॉन बैठे हुए हैं जिन्होंने मार्केट को चलाना भी होता है ना, उनको तो पता है कि क्या कैसे मार्केट चलानी है। ये वो बुरे बुरे हालात में भी मार्केट को चला देते हैं और हम हैरान रह जाते हैं कि इतने बुरे हालात हैं तब ये मार्केट इतनी ऊपर जो है वो। इवन आप देखें कि जब ये अमेरिका के ड्रोन चल रहे थे अफगानिस्तान के अंदर, उन दिनों मार्केट अपने पीक लगा रही थी। अगर उन दिनों की आप मार्केट देखें तो यानी कितने हालात बुरे हुए हुए थे ये। तो मार्केट हमारी चल से चल वाला काम चल रहा था ये। तो मार्केट जो है वो ख़ास तौर पर जब ये लोकल हमारे जो बड़े बड़े जो पैसा जब डालते हैं तो वो अपने हिसाब से मार्केट को चला रहे होते हैं। और फिर जो बाहर वाले होते हैं ख़ास तौर पर वो थोड़े से सेंसिटिव होते हैं न्यूज़ से रिलेटेड। जो खासतौर पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है, वो आपकी बात बिल्कुल सही है कि वो फिर फॉरेन, जैसे हम देख रहे हैं कि पिछले तकरीबन जब भी हम जो फॉरेन डाटा उठाते हैं तो मैक्सिमम जो है 8-9 महीने हो गए हैं फॉरेन की तरफ से माल जो भी है आहिस्ता आहिस्ता सेलिंग जो है वो चलती है। या फॉरेन आज के दिन बाइंग करेगा तो अगले दिन फिर सेलिंग कर देगा ये। तो वो अपना पैसा रख ही नहीं रहा मार्केट के अंदर। तो जो ही हमारी स्टेबिलिटी आ जाएगी तो डेफिनेटली फिर मार्केट जो है वो बिल्कुल चलना शुरू हो जाएगी। जी सुहेल अनवर साहब मुल्तान से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर, लुकिंग स्मार्ट एज यूजुअल। अच्छा सर, पूछना था निशात मिल के बारे में, जो 72 से ना रिवर्स कर जाती है, क्या कल अगर 72 लगाए तो इसको ले लें थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म के लिए? जी सर बिल्कुल, यानी कंपनी बहुत अच्छी है ना निशात मिल्स। ऑलमोस्ट जो है ये अपने बॉटम रेट के पास पास ही मौजूद है। और खासतौर पर आज मैंने टेक्सटाइल सेक्टर जो है आपके साथ शेयर किया ना, ये निशात मिल्स ही आपको नजर आ रहा है। तो निशात मिल देखें ना यही से जो है रिवर्स हो रहा है। तो उसके पीछे देखें, इसके पीछे क्या लॉजिक है। तो उसके पीछे यही तकरीबन इसका जो बॉटम लगा हुआ है, जो ऑलरेडी ये अपनी एक अच्छी सपोर्ट यहाँ पर बना चुका है। ये 2020 की बात हो रही है ये। तो उसमें ये अपनी एक अच्छी सपोर्ट बना चुका है और यही से फिर बाउंस बैक होता है ये। और इससे पहले भी यहाँ पर इसने अपनी सपोर्ट ली, थोड़ी सी इसके लेवल को सही करके टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद वापस ऊपर चला गया ये। तो यहाँ पर आप खुले दिल के साथ इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें निशात मिल्स के अंदर ये। और थोड़ा सा जो है जो इसकी जो सही बाइंग जोन है वो यही से इसका स्टार्ट हो जाता है। और ये तकरीबन ये लेवल है 66 रुपये से लेकर 72 रुपये के दरमियान। तो ये बहुत अच्छा है ये। तो ये सारा इसका जो है वो एकम्युलेशन जोन है। और इसका जो नॉर्मल भी जो टारगेट ये टारगेट है ये तकरीबन 100 रुपये से ऊपर का इसका टारगेट है ये। जो नॉर्मल हालात है ये, और अच्छे हालात में तो ये तकरीबन इस लेवल का स्टॉक है। तो इससे पहले मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि टेक्सटाइल से रिलेटेड जो है वो काफ़ी खबरें जो है वो बेहतर हैं। जी आबिद महमूद साहब ने फिर हैंड रेज किया। सर टाइम काफ़ी ऊपर हो गया और चैट बॉक्स के भी काफ़ी सवाल नजर आ रहे हैं। जी बस का साहब छोटा सा क्वेश्चन था, वो मैंने कहा हैंड रेज नहीं है तो अगर मैं कर लूँ, सॉरी। वो बीजीएल जब लास्ट टाइम नीचे आया था तो मैंने 5 रुपीज 80 पैसा से बेच दिया, तो वो कैश मेरे पास है। अभी आज फिर इसने 6 से नीचे आया है 587। अगर ये नीचे आ जाए तो ले लूं या इंतजार करूं? जी सर बिल्कुल, जो है ना इंतजार ना करें, ये दोबारा बाउंस बैक हो जाएगा ये। आपने इसको जो है ना तकरीबन जो ये 5 रुपये 30 पैसे से जो है वो नीचे आने लगे किसी भी टाइम, ये निकाल ही हो सकता है मार्केट एकदम सुबह नेगेटिव हो और एकदम से ये 5 रुपये 30 पैसे से नीचे आ जाइए। तो वहीं पर ही इसको पकड़ लें आप। ये लेवल इसके बहुत अच्छे हैं बीजीएल के ये। और फिर ज़रा से हालात बेहतर होंगे तो ये पहले फिर 6.5-7 रुपये के करीब जो है वो चला जाएगा ये। तो बिल्कुल बीजीएल भी एज इन्वेस्टमेंट का यानी कि स्टॉक है ऐसा, यानी जिस रेट पर अभी आ चुका है ये एज इन्वेस्टमेंट के तौर पर आप इसको रख सकते हैं ये। जिसको हम तकरीबन 1.5 साल से मैं बार बार जो वार्स कर चुका हूँ कि प्रॉपर जो हम कहते हैं कि जी अपनी मर्जी का जो इन्वेस्टर होता है वो ये होता है कि नीचे के लेवल पर आपने स्टॉक लिए हो और आराम से बैठ जाइए। ये होता है कि अपनी मर्जी वाला इन्वेस्टर, और वो फिर पैसे भी कमाता है ये। एक वो इन्वेस्टर होता है जो ऊपर के लेवल पर लेकर फंसा होता है और उसके स्टॉक नीचे आ जाते हैं और वो कहता है बीजीएल 16 रुपये का लेकर अब वो ये कहता है कि जी मैंने इसको ऐसा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लिया हुआ है ये। तो उस अल्लाह के बंदे ने 16 रुपये का लिया हुआ है, वो तो बेचारा ज़बरदस्ती का ट्रैप हुआ हुआ है, यानी ज़बरदस्ती का इन्वेस्टर बना हुआ है ये। तो आपने ज़बरदस्ती का इन्वेस्टर जो है वो नहीं बना, यानी कि अगर आप ऊपर कहीं बेच बटा के नुकसान कर चुके हैं ये, आप नीचे के लेवल पर अपनी मर्जी का आप इन्वेस्टर बने और टारगेट वही रखें जो आपके साथ मैंने चार्ट वगैरह शेयर किए हुए हैं ये। तो उसमें मेरा ख्याल अभी ग्लास सेक्टर मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया। तो
आज मैं कोशिश करता हूँ कि उस ग्लास सेक्टर पर काम कर कर वो इसके सारे स्टॉक आपके साथ शेयर करूँगा कि कौन कौन से स्टॉक अपने तकरीबन बॉटम रेट के करीब पहुंचे हुए हैं और कहाँ तक ये स्टॉक जा सकते हैं। जी चैट बॉक्स में सवाल ले रहा हूँ क्योंकि टाइम भी जो है वो काफ़ी ऊपर चला गया है। चैट बॉक्स में जो सबसे ऊपर सवाल नजर आ रहा है, मुमताज़ अली साहब कह रहे हैं कि सर पार्क कड़े और LOL रेट पर है, रिव्यू कर देंगे। सर ये कौन सा स्टॉक आपने बताया, मुझे इसका समझ नहीं आ रहा ना। चैट बॉक्स को जो है वो दोबारा मैं खोल रहा हूँ और इसको ज़रा सही करके लिखे, मुझे इसका समझ नहीं आया कि किसी और को समझ आया तो वो इसको ज़रा सही करके लिख के दे दें। मलिक अफजल साहब कह रहे हैं कि स्टॉक ज़्यादा कंपनीज के लेना बेहतर है या कम, कितने में लेना चाहिए, कितने में? सर थोड़ी कंपनी ज़्यादा बड़ी दुकान ना खोले, थोड़े से शॉर्ट से स्टॉक लें बस। 2-3 स्टॉक बहुत है लेकिन अच्छी क्वालिटी के लें और ताकि फ्यूचर में वो आपको 2-4 पैसा दे के जाएंगे। राशिद अजीज साहब कह रहे हैं NRL 262 की बाइंग है, प्रोफाइल में 15% नेगेटिव है, फाइनल सपोर्ट किस रेट तक? NRL यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 200 रुपये से ऊपर ना, तो ये 15% का लॉस कोई भी लॉस नहीं है। ये आने वाले दिनों में जो ही रिफाइनरी अभी भी अच्छी परफॉर्म कर रही है, अगर आज भी मार्केट बेहतर होती तो नेशनल रिफाइनरी को अपर लॉक लगा होता है, जिसमें आज के दिन ये रिफाइनरी काम कर रही थी। ये तो बेहतर ये है कि नेशनल रिफाइनरी को होल्ड करें और इसको जो है वो ना बेचेंगे। मलिक बिलास साहब कह रहे हैं कि व्हाट इज सपोर्ट एंड न्यू बाइंग जोन फॉर टेली एंड WTL? WTL तो सर अपने बाइंग जोन के करीब ही खड़ा है ना, तो टेली फिलहाल जब तक ये 10 रुपये से ऊपर है तब तक ये थोड़ा सेफ है। जब ये 10 रुपये से नीचे ट्रेड करना शुरू हो जाएगा या इससे नीचे क्लोज हो जाएगा तो फिर ज़्यादा चांसेस है कि ये 8 रुपये के करीब करीब जो है ये पहुंच जाएगा ये। जी इमदाद अली साहब कह रहे हैं कि गरीबाबाद सीमेंट का इन्वेस्टमेंट बाइंग जोन बता दें। सर बिल्कुल ये भी तकरीबन अपने उन जो है वो जम्मू पर मौजूद है जो तकरीबन बॉटम रेट ही है ये गरीबाबाद सीमेंट के। ये गरीबाबाद सीमेंट जो है जब ये बहुत ज़्यादा कोविड आया था ये 14.5 रुपये तक आ गया था ये, तो अभी भी जो है ये तकरीबन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नीचे घिस ही रहा है। फिलहाल इसकी जो करीब की सपोर्ट है वो 18.5 रुपये की, यानी 18 रुपये 90 पैसे की बहुत अच्छी इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये। अगर ये 18 रुपये 90 पैसे से नीचे उतर आया तो ज़्यादा चांसेस है कि ये फिर आ जाएगा तकरीबन 15-16 रुपये के करीब करीब ये, तो थोड़ा सा सब्र कर जाए, इसको आने दे थोड़ा सा नीचे ही। जी DHI साहब कह रहे हैं कि आई हैड बॉट XEPL एट 100, हाउ डू यू सी दिस स्टॉक? सर अगर लॉन्ग टर्म की बात करूँ तो लॉन्ग टर्म में तो ये स्टॉक बहुत अच्छा है, फिक्स्ड एंड कंपनियाँ जो है ये फिलहाल मार्केट की नेगेटिविटी की वजह से जो है ये काफ़ी नीचे आ गया और ये तकरीबन अब अपने बॉटम रेट पर, अब यहाँ पर बेचना बनता नहीं, अगर आपने बेचना नहीं है इसको, अब 100 रुपये का लिया हुआ है आपने इसको ये तो बेचना तब था जब ये 90 रुपये का था या जब ये 80 रुपये था, वहाँ पर आप बेच सकते थे, लेकिन अब ये काफ़ी बॉटम रेट पर आया हुआ है। तो बेहतर ये है कि आप इसको जो है 63 तक आप इसका वेट करें, वहाँ तक आता है तो और ले लें, बेचे ना इसको, और फिर टारगेट वही होगा तकरीबन नॉर्मल टारगेट भी इसका जो है वो 90 से ऊपर ऊपर जब ये जाएगा तो फिर चांसेस है कि ये 120-130 तक जो है ये पहुंचेगा फिर ये। जी नेक्स्ट जो हमारे पास है इफ्तिखार साहब कह रहे हैं आई हैव बॉट तारिक ग्लास एट योर रिकमेंडेशन, इट हैज गॉन डाउन, शुड आई सेल? जी सर वक्ती मार्केट जो वो डाउन है ना, तो बेहतर ये कि फिलहाल ना बेचे। इसका स्टॉप लॉस आपको बताया हुआ है ऑलमोस्ट 110 रुपये का बताया या जिसका भी बताया हुआ है, तो फिलहाल ये तकरीबन अपने बॉटम पर है। कल या परसों 2 दिन में थोड़ी सी मार्केट की सिचुएशन क्लियर हो जाएगी ये कि क्या बनना है मार्केट का ये, तो तारिक ग्लास जो है ज़्यादा चांसेस ये है कि फिलहाल ये तकरीबन अपनी सपोर्ट के करीब करीब ये पहुंचा हुआ है, होल्ड करें इसको बेहतर ये है। और अगर शॉर्ट टाइम में आपने लिया हुआ है तो शॉर्ट टाइम में स्टॉप लॉस के साथ आप इसके अंदर से निकल सकते हैं, लेकिन ये तकरीबन अपने बॉटम पर है ये, और फिर ये दोबारा जब 100 रुपये के करीब आएगा तो वहाँ पर भी इसकी बाइंग बन सकती है ये। शॉर्ट टाइम में इसको 100 जो है ना 109 रुपये का स्टॉप लॉस आप इसका लगा दें। अगर ये 109 से नीचे क्लोज होता है या कल 2-2.5 बजे के बाद अगर ये 109 रुपये से नीचे नीचे कहीं आ जाता है और टाइम भी तकरीबन 2:30-3 बजे के बाद का हो, तो फिर वक्ती तौर पर एक दफ़ा आप इसके अंदर से निकल सकते हैं। जावर शफीक साहब कह रहे हैं कि सिस्टम आपने परचेज किया हुआ है 339 का, सर सिस्टम भी जो है आज अपने बॉटम रेट पर वो जैसे कल हमने बात की थी कि 330 रुपये 300 रुपये तक जो है ये अपनी अच्छी सपोर्ट है इसकी ये। फिलहाल ये उससे भी नीचे आ गया, अब ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएगा ये, अब ज़्यादा चांसेस है कि ये 280 रुपये के करीब करीब कहीं आएगा, 280-285 रुपये के दरमियान। अगर वहाँ पर रुका तो ठीक है, फिर ये 240 पर जाके इसके रुकने के ज़्यादा चांसेस है। जी ज़रीफ साहब कह रहे हैं कि एक मिनट चैट बॉक्स को थोड़ा ऑफ कर दो तो ये चैट का सवाल शुरू ही हो जाएगा ये। जी इसके बाद सवाल है जी ज़रीफ साहब कह रहे हैं कि सरल और WTL को किस रेट पर बाय? सर ये दोनों ही बॉटम रेट पर है, सरल को 100 रुपये से नीचे नीचे और WTL को जो है 1.5 रुपये से नीचे नीचे, जहाँ मर्जी इसको एकमोडेट करेंगे। उमैर भट्ट साहब कह रहे हैं कि गरीबाबाद सीमेंट का पूछ रहे हैं। जी गरीबाबाद सीमेंट का सर बता चुका हूँ ये
आमिर शाह साहब कह रहे हैं कि WCL और TPLP बाइंग जोन बता देंगे। WCL जो है सर फिलहाल ट्रेड कर रहा है तकरीबन जो आज क्लोजिंग हुई है 15 रुपए की, और इसको आप ले सकते हैं। अभी ये अगर बॉटम बनाए तकरीबन 14 रुपए का, तो वहाँ पर आप इसको जो है वो ले सकते हैं। 14 रुपए की इसकी बहुत अच्छी सपोर्ट है ये। तो 10 रुपए से लेकर 14 रुपए के बीच में जो है ये काफ़ी अट्रैक्टिव है ये। और TPLP की अगर हम लोग बात करें तो TPLP फिलहाल सर ये काफ़ी नीचे आ चुका है, अपनी एक अच्छी सपोर्ट से नीचे टूट चुका है ये। फिलहाल जब ये आ जाए तकरीबन 13 रुपए के करीब करीब, वहाँ पर इसको लेना बनता है। या आने वाले दिनों में ये कोई अपना कोई ब्रेकआउट दे। इसका सही ब्रेकआउट तो 24 रुपए से ऊपर है, लेकिन छोटा एक ब्रेकआउट है इसका 19 रुपए से ऊपर ऊपर। तो अगर ये 19 रुपए से ऊपर ट्रेड करे तो भी लेना बनेगा। लेकिन फिलहाल लग यही रहा है कि ये आ जाएगा तकरीबन 13 साढ़े 13 रुपए के दरमियान में। तो वहाँ पर अगर ये रुक जाता है तो वहाँ पर बाय किया जा सकता है, और अगर यहाँ पर नहीं रुकता तो फिर ये 8 रुपए के करीब रुकेगा फिर। जी मुमताज अली साहब कह रहे हैं कि पाकरी का पूछ रहे हैं, पाकरी इंश्योरेंस का। जी पाकरी इंश्योरेंस का अगर कोई पूछ रहा है, अगर आपने लेना है पाकरी इंश्योरेंस को, फिलहाल तो ये तकरीबन अपने बॉटम रेट पर है। जिस तरह इसने डिविडेंड बोनस दिया तो ऊपर के लेवल पर कई लोगों को इसने ट्रैप कर दिया ये। तो पाकरी इंश्योरेंस फिलहाल ना लें इसको। बेहतर ये है कि काफ़ी टाइम ये लगाएगा, क्योंकि इतना बड़ा बोनस डिविडेंड इसने दिया, तो ये कम से कम यहाँ पर मेरे हिसाब से अच्छा खासा वक्त गुजारेगा। तो जब आने वाले दिनों में कभी भी जब ये ट्रेड करे 12 रुपए से ऊपर ऊपर, तो वहाँ पर जो इसको रिकमेंड किया जा सकता है ये। मोहम्मद नईम साहब कह रहे हैं कि कोसम किस रेट पर उठाना चाहिए। कोसम सर 3 रुपए से नीचे नीचे जो है वो इसका बहुत ज़बरदस्त रेट है ये। 3 रुपए से नीचे ये काफ़ी अट्रैक्टिव है, इसको यहाँ पर एकमलेट करना शुरू करें, और कम से कम टारगेट इसका 5 साढ़े 5 6 रुपए का तो टारगेट इसका बनता ही बनता ही है। ये तो हमारा आज का लाइव सेशन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदा।